की हुई है मैंने क्वालिफिकेशन। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। करियर की शुरुआत मेरी छिंदवाड़ा से ही हुई। मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग की और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। फादर एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो चूँकि फैमिली का माहौल ऐसा था कि गवर्नमेंट सेक्टर वाला, तो मेरा भी ड्रीम वैसा ही था जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का होता है कि यार पढ़ लिख कर किसी तरह से अच्छी नौकरी में लगना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरा भी ड्रीम था। लेकिन थोड़ा सा पापा जी की एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बैठते थे। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के तो अधिकारी नहीं है, लेकिन चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बैठते हैं, कलेक्टर ऑफिस में बैठते हैं और कहीं ना कहीं मेरा वहाँ जाना आना लगा रहता था, तो इस वजह से थिंकिंग जो है थोड़ी सी ब्रॉड हो रही थी, जो मेरे फादर ने बनाई थी, ना कि मैंने। कि उन्होंने मेरी थिंकिंग बनाई कि बेटा बनना है तो क्लास 1 ऑफिसर बनो ना, उससे छोटे की क्यों सोचना। तो जॉब की सोची थी, लेकिन जॉब में भी कुछ बड़ा सोचा था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचा था। हालांकि उस समय मुझे ये नहीं समझता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बड़ी फील्ड होती है या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है। इवन रियलिटी मुझसे पूछना तो मुझे ये भी नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। लेकिन हाँ, सपना ज़रूर बन गया था कि भैया ये सबसे बड़ी पोस्ट है, तो सबसे बड़ी पोस्ट पे पहुँचना है। ये बात दिमाग में आ गई थी। आई थिंक ये जब मेरा ड्रीम बना तब मैं क्लास 10 मैंने जस्ट कंप्लीट किया हुआ था। तो 10th हुआ मेरा, फिर +1 +2 हुआ। तो ज़्यादातर हम माहौल के गुलाम थे। मतलब मैं तो माहौल का गुलाम था शुरुआत में। अगर शुरुआती टाइम पे देखा जाए, जैसा माहौल मिल जाता था, मतलब मेरा हाल बिल्कुल गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास वाला हाल था कि जो आसपास के लोग कर रहे हैं बस अपन भी वही करते चलते थे। सर्कल वाले थे वो सब मैथ साइंस ले रहे थे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा 10-12 लोगों का सर्कल होता था, सब थोड़ा पढ़ने में अच्छे थे। कोई पढ़ने में टॉपर था, कोई पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट था। ज़्यादा डफर्स के साथ में रहना पसंद नहीं करता, फ्रेंकली बता रहा हूँ। ज़रा गुंडे उंडे टाइप के लोगों से मेरी दोस्ती नहीं हो पाई। वो दोस्ती मेरी थी मेरे मोहल्ले पड़ोस में, क्योंकि मेरा मोहल्ला पड़ोस ऐसा था जिस जगह में रहता था। तो रहने वाला जो मेरा एरिया था वो एकदम अपने छिंदवाड़ा की अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के सबसे थर्ड क्लास से ज़्यादा भी, थर्ड क्लास से भी नीचे का क्लास आप बोलोगे ना, वो क्लास वाला एरिया है। उस एरिया में रहता था। तो वहाँ आसपास का माहौल एकदम अपोजिट था, एकदम अपोजिट। अगर स्कूल का मैं सर्कल देखूँ तो वो कोई टॉपर है, कोई एवरेज है, और अगर मैं अपने मोहल्ले में देखूँ तो बड़ी मुश्किल से कोई बड़ी मेहनत करके 10वीं या 12वीं लगता था। और उतने में मिठाई बांटते थे कि 10वीं हो गई है भैया, मैट्रिक पास कर लिया है। ऑटो चलाने वाले, बजरंग दल के नेता, ठीक है, जितने भी आसपास के दल हैं, कोई भी रैली निकलेगी तो सबसे ज़्यादा बंदे हमारे मोहल्ले से मिलेंगे आपको। सब जुगाड़ करते मिलेंगे कि यार बाइक का जुगाड़ कर लो, तेल डलवा देंगे। हर अगल बगल में बैठा हुआ बंदा नेतागिरी बताएगा, चल तेरे को कमलनाथ से मिलवा देंगे, तेरे को सक्सेना साहब से मिलवा देंगे, तेरे को ये करवा देंगे, तेरे को कंप्यूटर सीख जाएगा तो तेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर लगवा देंगे। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी, यही चलता था मेरे घर के आसपास। वहाँ का माहौल था, स्कूलिंग का नहीं। स्कूल काफ़ी अच्छा था मेरा। तो मैं स्कूल के माहौल में वहाँ रहता था, घर के माहौल में अलग रहता था। जब मैं अपने मोहल्ले पड़ोस में निकलता था, मेरे फादर सबसे ज़्यादा चिढ़ते थे मेरे से जब मैं अपने घर के आसपास के माहौल में निकलता था। थोड़ा 11th-12th में जब वो मतलब वो चिड़िया के पर निकलने लग जाते हैं ना, मतलब +1 +2 के टाइम पे क्या होता है, आप 13 14 14 15 साल के पहुँच जाते हो। तो 14 15 साल की उम्र में क्या हो रहा था कि अब मेरे को मेरा जो पढ़ाई वाला सर्कल है वो कम अट्रैक्ट करता था, मेरे आसपास का नेता नगरी वाला सर्कल मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। और मैं उसके बीच में रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे पापा बहुत चिढ़ते थे इस बात, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कई बार मुझे समझाया, डांटा, फटकारा। उन्हें देखा कि यार इससे ये नहीं सुधर रहा, तो जैसे ही मेरा +2 कंप्लीट हुआ, 12वीं मेरा कंप्लीट हुआ, तो 12वीं कंप्लीट होने के बाद उस माहौल से निकालने के लिए उन्होंने मुझे भोपाल भेजा कि यार ये अगर यहाँ रहा तो ये ना पढ़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा, और ये इस माहौल में बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे भोपाल भेज दिया और बड़े अच्छे से समझा के मुझे भेजा था उन्होंने कि देख, करियर बनाना है तुझे और करियर सेट करना है, वहाँ जाकर तो कुछ करके आना। ये बात मेरे पापा ने मुझे बोली थी। मतलब लाइफ में पहली बार ये बोल सकते हैं कि पहला कोच मेरी लाइफ का वो मेरे फादर थे, जिनकी मैंने सुनी। तो सुनना ही पड़ता है, पापा की तो सुननी पड़ती है, वहाँ से तो कट के जा भी नहीं सकते, जी सर। है कि नहीं। मतलब घर भी उन्हीं का है, खाना जो खा रहे हैं वो भी उन्हीं का है, जो पॉकेट मनी मिल रही है वो भी उन्हीं की है, तो उधर तो अपोज हो नहीं सकता। तो उनकी बात सुनी, भोपाल पहुँच गए। मन में बहुत सारे सपने लेकर कि नहीं यार चलो कुछ करना है, और बड़ी सिंसेरिटी लेके पहुंचा था मैं भोपाल। और इस सिंसेरिटी की सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि हम जिस तरह की फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ घर में ना कंजूसी अथाह है, अथाह, थोड़ी नहीं अथाह। बहुत कंजूसियत है, बहुत कंजूसियत। मतलब हर 5-5 रुपए के लिए हिसाब देखा जाता है। 5 रुपए बचाने के लिए अगर आपको 5 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ जाए, और वहाँ पर अगर 1 रुपये सस्ता कोई चीज़ मिल जाए तो वो भी हम पसंद कर लेते थे। तो मैं सिंसियर क्यों हुआ था, मैं सिंसियर इसलिए हुआ था क्योंकि कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। लगभग 64,000 उस टाइम पे फीस थी, 2009 में जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने। और स्कॉलरशिप वाला कोई लोचा था नहीं अपने साथ। एंट्रेंस क्वालिफाई किया था, एंट्रेंस के बेसिस पे कॉलेज उठाया था। स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन था नहीं, डायरेक्ट एडमिशन था नहीं। फीस पूरी देनी थी। पॉकेट मनी मतलब जो रहने खाने का खर्चा वो 5,000 के आसपास लगना ही लगना था।
तो वो जो खर्चा लगता था ना, वो मेरे को बड़ा लगता था कि यार नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा मेरी फैमिली मेरे पे लगा रही है, मेरे पापा लगा रहे हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से पता होता था कि मेरे पापा की सब मिलाकर सैलरी 12-13 हज़ार के आसपास आती है हाथ में। अब उसमें से अगर एवरेज देखा जाए तो 10 हज़ार तो मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, मतलब बाकी का घर का मैनेजमेंट वो 3 हज़ार में चला रहा है। ये बात दिमाग में मेरे पहले से सेट थी। तो सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा थी पढ़ाई को लेकर। स्टार्टिंग लाइफ में बहुत ज़ोरों से सिंसेरिटी, पढ़ाई कर रहे हैं, 2-3 महीने गुजरा, 2-3 महीने गुजरने के बाद करियर की पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। ये बात हालांकि मैं कई बार कई सेमिनार्स में भी बोल चुका हूँ, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी करियर की पिक्चर कि यार क्या होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे थे कि यार अच्छे अच्छे कॉलेज से भी लोग पढ़ रहे हैं, हमसे भी बेहतर पढ़ने वाले हैं, हमसे भी ज़रा शार्प हैं, और वो भी जॉब के लिए भटक रहे हैं, उनका भी जॉब का कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो ये चीज़ दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं रास्ते की तलाश में रहते थे, और ये भी लगता था कि यार कुछ ना पार्ट टाइम कुछ ज्वाइन कर लेते हैं तो जो पॉकेट मनी वगैरह है, जो घर से कुछ बर्डन घर का कम कर दे, ये सोचते थे। लेकिन जो भी काम ढूंढने जाओ भोपाल में मोस्टली एक ही काम मिल पाता है स्टूडेंट्स को, कॉल सेंटर की जॉब, या आप डीबीसीटी खुल गया तो सेल्समैन वाला काम आप करते हैं। तो वहाँ जहाँ भी पता किया तो सब जगह टाइमिंग बहुत ज़्यादा थी। हमने बोले यार अगर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, एक तो सैलरी मिलेगी 3-4 हज़ार, ऊपर से टाइम पूरा चला जाएगा। तो टाइम जब पूरा वहाँ चला जाएगा तो पढ़ाई कब करेंगे, जिसके लिए आए वो तो कर ही ना पाएंगे। फिर उसी बीच में प्रमोद सर ने मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया। जब ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, प्रमोद सर मेरे बीच में, बिलीव वाली बॉन्डिंग। तो मैंने जैसा कि कल कहा, मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा था कंपनी पर, क्योंकि इसके पहले जब मैं क्लास 10th में था तब मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया था, इन्फॉर्मेशन गेटवे में, और वो कुछ समय के बाद चलकर बंद हो गई थी। दैट्स वाई कहीं ना कहीं मैं डर रहा था कि यार मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन प्रमोद सर ने बिलीव दिलाया और हमारा सेल्फ बिलीव बहुत अच्छा था एक दूसरे के साथ, तो मैंने उनके विश्वास पर ज्वाइन कर लिया। और स्वभाव मेरा बहुत अलग था आज की अपेक्षा, अगर देखा जाए। जो लोग मुझे आज देखते हैं, आज जानते हैं, तो आज से स्वभाव बहुत अलग था। मतलब अकेला रहना, क्योंकि ज़्यादा अकड़पन जिसके अंदर रहती है, ईगोइस्टिक जो रहता है, उसके अंदर दोस्त नहीं होता है, या होती भी है किसी से दोस्ती 2-4 दिन की दोस्ती रहती थी, उसके बाद खत्म हो जाती थी। तो ये गुस्सा एकदम नाक पे भरा रहता था, मुँह फट, किसी को भी कुछ भी बोल देने वाला आलम। तो सर्कल भी ज़्यादा था नहीं। तो ऐसे करके ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग करने के बाद काम चालू कर दिया। तो शुरुआत में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं प्लान किसको दिखाने जाऊँ, क्योंकि लिस्ट तो थी मेरे पास, पर मेरे सर्कल में किसी से मेरी पटती नहीं थी। जो भी मेरे एरिया के रहने वाले थे या कॉलेज के थे, ठीक है, तो बहुत लिमिटेड मेरा सर्कल था। अब मैंने गिनती के 1-2 लोगों को प्लान दिखाया जो एकदम मेरे क्लोज थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया विश्वास पे। बाकी किसी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। ट्रेनिंग वगैरह पे मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं था। ड्यूसॉफ्ट की ट्रेनिंग लेना है या सेमिनार को अटेंड करना है या डायरी कंप्लीट करनी है, एक बार डायरी रीड कर लूँ तो उस पर भी मैं दिमाग नहीं लगाता। ये ज़्यादातर मेरी आदत थी उस समय। लेकिन फिर भी कर रहे थे काम, क्योंकि करना था ड्यूसॉफ्ट, इतना क्लियर था कि नहीं करना है काम। ये चीज़ कभी मन में नहीं आई थी कि नहीं ड्यूसॉफ्ट नहीं करना है या देखेंगे यार बाद में, ऐसा वाला आलम नहीं। ऐसा करते 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 थोड़ा बहुत काम चलता रहा। शुरुआती टाइम पे मेरा जो ड्यूसॉफ्ट को लेकर आसपास का माहौल था वो काफ़ी नेगेटिव था, क्योंकि मेरे जो रूम पार्टनर्स थे जहाँ पे फ्लैट में रहता था भोपाल में, वो सारे लोग नेटवर्किंग को लेकर, ड्यूसॉफ्ट को लेकर अंधाधुंध नेगेटिव थे, और सारे मेरे से एज में ज़्यादा थे। एक बस था मेरा दोस्त जो मेरे संकल का था, वो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था, हम लोग क्लास फेलो रहे थे स्कूल लाइफ से। उसने साफ सुथरे शब्दों में मना कर दिया कि यार मुझे ना कंपनी के बारे में तू मत समझाना जिस कंपनी में तू जुड़ा है। मैंने उसे ना प्लान दिखाया था ना कुछ किया था, उसने मुझे पहले बोल दिया। और बाकी लोगों को तो प्लान दिखाने मुझे इतना डर लगता था जिसकी कोई हद नहीं। मुझे अप्रोच ही नहीं करता था, क्योंकि वो बड़े थे मेरे से, कोई 3rd ईयर में था, कोई फाइनल ईयर में था, और अपन 1st ईयर के बच्चे थे। नहीं समझाया। और वही लोग मुझे अक्सर निगेटिव कर दिया करते थे, ऐसी बातों बातों में अगर कोई बात खुल गई। क्योंकि शुरुआती टाइम पे तो नहीं बताया, लेकिन 15 दिन, महीने, 2 महीना जब हुआ, 2 महीने के बाद पता चल गया उनको कि यार ये किस तरह से कोई नेटवर्किंग का काम कर रहा है, कोई कंपनी में जुड़ा है। तो वो मुझे बार बार निगेटिव करते थे। तो निगेटिव तो नहीं होता था मैं, लेकिन हाँ ऑफलेस हो जाता था। ऑफलेस पना समझता ना आपको, डिमोरलाइज हो जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना, वो मेरे साथ होता था। और उसकी वजह से ना मैं सेंटर जाता था ना ट्रेनिंग लेने जाता था। तो प्रमोद सर, राहुल सर अक्सर फिर इस वजह से मुझे समझाने के लिए आते थे मेरे रूम, क्योंकि कॉलेज में मिलते थे हम। तो कॉलेज में उन्होंने बोल दिया कि यार तुझे शाम को, अभी तू कल ऑफिस नहीं आया था, हाँ मैं आ जाता हूँ ना, लेकिन शाम को फिर नहीं जाता। ये समझ जाते थे कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी है। तो ये लोग लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से, मतलब 5 किलोमीटर पैदल चलना होता था इनको। इसके अलावा तो लगभग 12-14 किलोमीटर दूर ये लोग रहते थे। वहाँ से ये लोग मेरे को बार बार समझाने के लिए आते थे मेरे रूम में। इन्होंने काफ़ी बार मुझे उठाया, और जैसे तैसे करके इनके बिलीव पे मैंने ज्वाइन करके काम चालू कर दिया। 1 साल तक काम करते रहे। 6ठे महीने जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरा पहला चेक बना था। कुछ चीज़ें मेरी मिस हो रही है, स्किप कर जाऊँगा शायद, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 11 साल पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके लाइफ चालू हो गई। 6 महीने बाद पहला चेक बना, 9वें महीने शायद दूसरा चेक बना था मेरा। 1 ईयर मुझे कंप्लीट हो गया था। कैश नोट में 4-6 एंट्रियाँ थी, 1-2 चेक हमने निकाले थे। तो काम उतना बढ़ नहीं रहा था। तो सर लोगों ने गाइड किया कि यार ऐसा करो, तुम ना अपने एरिया में काम चालू कर लो, तुम्हारा लोकल एरिया है छिंदवाड़ा, वहाँ चालू कर लो, तो वहाँ के रहने वाले। तो छिंदवाड़ा काम करने के लिए आ गए,
और मन में एकदम से एक बात आई कि यार अपना लोकल है, जान पहचान बहुत है, लेकिन जब आप पहुंचे तो उल्टा था, क्योंकि कोई सर्कल का मिला ही नहीं। जितने स्कूलिंग टाइम पे साथ में थे, वो इंजीनियरिंग का क्रेज उस साल बहुत ज़्यादा था 2009 में, तो सब कोई जबलपुर, कोई भोपाल, कोई इंदौर, सब पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब कोई है ही नहीं यार, प्लान दिखाए किसको, तो फिर निकले, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग करना चालू किए, ढूंढना चालू किए कि कहीं से कुछ निकल जाए। और मेरे घर वाले बड़े हैरान परेशान रहते, ये जाता कहाँ है, क्योंकि मेरे घर में नहीं पता था कि मैं ड्यूस ऑफ करता हूँ। मैंने ज्वाइनिंग के टाइम भी घर में नहीं बताया था कि मैं ड्यूस ऑफ कर रहा हूँ, उसके लिए पैसा ले रहा हूँ। मैंने एजुकेशन फीस के नाम से पैसा लिया था। भोपाल में रहता था तो उस समय तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि घर वाले तो वहाँ थे ही नहीं, चुपके कर रहे थे काम। लेकिन अब चूंकि छिंदवाड़ा में काम चालू कर दिया, लोकल में काम चालू कर दिया, परिवार को पता चलना ही है, तो कर रहे थे काम सुबह से। अब वो परिवार यही हैरान है कि सुबह 8 बजे से निकल जाता है, निकलता कहाँ है, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग 7-8 बजे निकल जाता था, और मेरे पास कोई सेंटर नहीं था, मतलब कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं प्लान कर सकूँ। घर में प्लान दिखाता नहीं था मैं, क्योंकि घर में लेके आऊँगा तो घर वालों को पता चल जाएगा। तो डरते डराते अंतिम में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ऐसे पाइपलाइन की स्टोरी रटी हुई है, 2-4 ही हथियार होते थे, यही आता था अपने को, बाकी कुछ पूछो तो नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है, मार्केट एक्सपीरियंस नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। शायर टाइप के बंदे थे, कभी स्टेज में गए नहीं, कभी किसी के साथ भिड़े नहीं, कभी कन्वर्सेशन किया नहीं, डिबेट किया ही नहीं, तो कहाँ से चीज़ें आएगी, किया ही नहीं था कभी। भाई प्रमोद सर की बात अलग हो जाती है, वो तो शुरू से ही भैया पीटी वीटी करवाते रहे, अपन ने कभी करवाया नहीं था। तो जैसे तैसे करके पापा को समझाया। पापा जी बड़े पोलाइट है मेरे, बहुत ज़्यादा पोलाइट, गुस्सा उनको बहुत कम आता है तो बड़ा गंदा आता है, बचपन में रूल से पिटाई हुई है, बाकी उसके अलावा बहुत कम है। जब वो पिटाई कम ही होती थी, ज़्यादातर मम्मी की झाड़ू अपने लिए जिंदाबाद रहती थी, उससे पिटाई पड़ती थी। तो पापा जी को बताया, पापा का सिर्फ एक सवाल था, यार तेरे को पढ़ने भेजा है, ये कंपनी उपनी के चक्कर में तू कहाँ से पढ़ गया। और मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तेरी कंपनी का काम क्या है, मतलब कैसा क्या काम है, किस टाइप की जॉब है। वो पहली बार शायद वो डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देख रहे थे, ठीक है। वो बहुत सिंपल व्यक्ति है, सुबह 10 बजे 10:30 बजे ऑफिस चले जाना, शाम को 5:30 बजे ऑफिस छूटता है, तो 8-9 बजे तक वो अपना काम निपटा के आते हैं। फिर उसके बाद भी फाइलों को इकट्ठा घर लेके आ गए और चालू है उसी में। उनको सिवाय अपनी ड्यूटी कुछ समझता नहीं, उन्होंने कभी किसी और चीज़ को दिमाग लगाया नहीं। अभी 2 साल बचा है उनके रिटायरमेंट, तो यही उनका आलम था। अब उन्होंने मुझसे बोला कि इसका क्या भविष्य है, चलेगी, बंद हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने जैसे तैसे उनको कन्विंस कर लिया कि मुझे काम करने दो आप, पर उनका मुझसे एक ही कहना था कि तेरे को पढ़ने भेजा है तो तेरे को सिर्फ पढ़ाई पे सपोर्ट करूंगा मैं, ये तेरी कंपनी के लिए मेरे से सपोर्ट की उम्मीद मत कर। ये बात उन्होंने बोल दी। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं कर लूँगा एडजस्ट। तो अब ना भाई प्लान फॉलोअप करने जाना, तो गाड़ी के पेट्रोल के लिए पैसा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही मना कर दिया गया। अगर मैं सोचूं कि मैं कोई सेंटर डाल लूँ तो उसके लिए पैसा मिलेगा नहीं, घर में उतना स्पेस था नहीं, घर में वैसे ही डर लगता था प्लान दिखाने में। फिर जैसे तैसे मैंने ज़िंदगी का पहला सेंटर छिंदवाड़ा में खोला। ये छिंदवाड़ा में शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जिस समय मैंने सेंटर खोला था छिंदवाड़ा में, उस समय जितने लोग आज छिंदवाड़ा के सीनियर्स हैं उनमें से कोई ज्वाइन नहीं हुआ था। छिंदवाड़ा का पहला सेंटर जो खुला था वो खुला था मेरे फूफा जी के घर पे। वो WCL से रिटायर्ड है, उनका उस समय जॉब था चंद्रपुर में, उनका रिटायरमेंट उस समय हुआ नहीं था। तो चाबी पापा के पास होती थी, वहाँ पे डेली हमारे यहाँ बड़े भैया लोग कोई रुकने के लिए जाते थे, नाइट स्टे करने के लिए बस। तो उनसे मैंने चाबी लेके, पापा मेरे को ना जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, तो पापा ने इस चीज़ में मेरी मदद कर दी। ठीक है तू ऐसा कर, फूफा जी का घर पड़ा हुआ है, वहाँ कर लेना तू काम अपना, वहाँ खोल ले तेरा ऑफिस। तो वहीं पर अपन ने प्लान वन करना चालू कर दिया, पर माहौल नहीं बन पाता था, क्योंकि हमें आदत थी भोपाल के ऑफिस की, थोड़ा लग्जरियस की आदत थी। तो समझ आ रहा था कि यार ये तो घर है, यहाँ कैसे हो पाएगा। तो मेरे साथ उस समय एक कलीग थी मेरी, जो एक डाउनलाइन थी मेरी, उस बंदी ने मुझे पहली लिंक दी, उसके साथ धीरे धीरे लिंक निकलना चालू हुई, और उसने ना मेरी ड्रीम बिल्डिंग पढ़ी। शुरुआत में मेरी डाउनलाइंस ने मेरे को बड़ा लूटा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। शुरुआती 2-3 साल में इन डाउनलाइंस ने मेरे को इतना लूटा है, कभी पेट्रोल पानी के नाम से, कभी सेमिनार की पास फीस के नाम से, कभी किसी नाम से, और मैं खाली हो जाता था पूरा। मतलब मेरे रूम रेंट का पैसा खर्चा हो जाता था, मेरा घर से जो पॉकेट मनी आता था वो खर्च हो जाता था, उसके ऊपर मैं घर से पैसा मंगवाता था कई बार फॉर्म भरने के नाम से। घर वाले भी हैरान होते थे, ऐसे कितने फॉर्म भरता है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग लाइफ से लेकर आज तक कभी कोई फॉर्म ही नहीं भरा, तो फॉर्म भरने के नाम से पैसा बहुत होता था, लेकिन करना था ठीक है, यानी करना। और उनको कुछ ही नहीं मतलब, डाउनलाइंस को मेरे से एक चीज़ मतलब था, कॉमन सेंस नहीं था ना, मार्केट एक्सपीरियंस था नहीं, बहुत सीरियस थे अपन, अकड़ू थे लेकिन सीधे थे। मतलब सीधे कैसे, मतलब बेवकूफ़ टाइप के, मैं सीधी भाषा में बोली, मार्केट एक्सपीरियंस नहीं। तब वहाँ पे वो बंदी मेरे से बोलती है ड्रीम बिल्डिंग की, उसने देख अभिनीत अपन ना ऑफिस खोलेंगे, यहाँ देख ऑफिस रहेगा तो अपने पास एक प्लेस रहेगा, वहाँ लोग आएंगे, अपन लोगों को समझा पाएंगे। मैंने कहा भैया पैसा कौन लाएगा, दद्दा लाएगा फिर कहाँ से लाएंगे पैसा, ऑफिस खोलेंगे पैसा चाहिए उसके लिए। तो उसने बोला यार ज़्यादा थोड़ी चाहिए, वो मैंने देखा मेरे घर के पास में एक दुकान है, अपन वहाँ पे ऑफिस डाल देंगे, 2000 रुपये खर्चा है। मैंने कहा तेरे को समझता है तू कितने की बात कर रही है, 2000 रुपये कहाँ से लेके आऊँगा मैं।
तो तू टेंशन मत ले, कुछ पैसा मैं दे दूंगी, आधा पैसा मैं दे दूंगी, अभी तू एडजस्ट कर ले, फिर मैं तेरे को अरेंज करके देती हूँ। ये उसके एग्जैक्ट शब्द। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन किया भोपाल में अपने रूम पे जहाँ मेरा रूम था। मैंने अपने रूम पार्टनर से बोल दिया भैया मैं भोपाल का रूम छोड़ रहा हूँ, आप लोग ऐसा करो मैं रूम खाली कर दे रहा हूँ, इस महीने से मैं रेंट नहीं दे पाऊँगा, आप लोग दूसरा रूम पार्टनर ढूंढो। तो वो लोग चढ़ बैठे, यार एकदम से ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा टाइम लगेगा हमको ढूंढने दे बंदा कोई, फिर उसके बाद उसके पहले तक तो रेंट देना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे करके मैंने इधर उधर से एडजस्टमेंट जमा जुमू के 2,500-3,000 रुपये का इंतजाम किया। और ज़िंदगी का पहला सेंटर हमने छिंदवाड़ा में खुला, नरसिंहपुर रोड में था वो, कुणाल मोटर से एक मारुति सुजुकी का शोरूम है उसके सामने, ज़िंदगी का पहला सेंटर। उसके समय में भी छिंदवाड़ा की किसी सीनियर्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, जब की बात बता रहा हूँ मैं। तब पहला सेंटर मैंने खोला। जिस दिन वो सेंटर खुला, महाशिवरात्रि के दिन हमने पूजा रखी वहाँ पर, 2-3 फॉर्म भरे हमारे पास, किस्मत से 2-3 फॉर्म भर गए, सेंटर खुल गया। सेंटर खुलने के बाद से मैडम का कोई पता नहीं, जिस मैडम ने मेरे को ये बात बोली कोई मतलब नहीं उसको। मैंने उसको बोला भैया रेंट देना है, अरे भाई तू एडजस्ट कर ले। मैंने बोला मैडम प्लान करना है यार, मैं कहीं फॉलोअप लगाने आया हूँ यार, मेरे को भी पापा जी ने मना किया हुआ है। वो बंदी इतने बड़े वाली थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अति से बड़ी कैरेक्टरलेस, अति से बड़ी कैरेक्टरलेस, और बहाने ऐसे उसकी जुबान पे बसे होते थे। उसके चक्कर में मैंने सेंटर खोल दिया, सब कुछ कर दिया ना, वो प्लान के लिए आने को तैयार ना कुछ के लिए आने को तैयार। हाँ लेकिन उसने एक काम जरूर किया कि उसने मेरी ड्रीम बिल्डिंग करके मेरे से सेंटर खुलवा दिया, और मैं सेंटर बंद करने को तैयार नहीं। अब इसके बाद अगला चैलेंज, ये सब घटना में हो गया लगभग 2-2.5 महीना, 1.5-2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया। अब 2.5 महीने बाद घर वाले चढ़ पड़े, महीने भर की छुट्टी थी तुम्हारी, तुम 2.5 महीने से कर क्या रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं जाते हो, कॉलेज तुम्हारा भोपाल में है। अब चलो लोकल में भी कॉलेज में तो कुछ ना कुछ बहाना मार ले, कॉलेज के नाम से घर से निकल गए और कर रहे हैं ड्यूस ऑफ। बहुत सारे लोग हम ऐसे करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं। अब मेरे साथ अगला चैलेंज ये था कि भैया मेरा कॉलेज भोपाल में था और मुझे काम करना था छिंदवाड़ा। तो मैंने जैसे तैसे करके परिवार को कन्विंस किया, और सीनियर से मेरी रेगुलर बात होती थी, प्रमोद सर से, उस समय रविंद्र सर से तो मेरी बात बहुत कम होती थी, कई बार बात हुई, और 2-3 सीनियर्स ऐसे थे जिनका नाम बताना मुझे अभी अलाउ नहीं है, उनसे मेरी चर्चा हुआ करती थी, और वो लोग बताते रहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने जैसे तैसे पापा को फिर कन्विंस किया, बहुत ज़्यादा नाराज थे क्योंकि वो मेरी पढ़ाई को लेकर बड़े सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस। तो उनको मैंने जैसे तैसे समझाया, मेरा पापा देखो कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, मटर गश्ती करते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं एग्जाम के टाइम पे चला जाऊँगा। बोले देख तू फेल हो जाएगा, तेरा सेमेस्टर अगर मान ले बैक लग जाएगा, मेरे को बिल्कुल नहीं चलेगा, मैंने तेरे को पढ़ने भेजा है। मैंने कहा मेरी टेंशन है, आप जैसे तैसे रहें। तो उनको समझ में आया ये मानने वाला है नहीं, जिद्दी वैसे ही बहुत ज़्यादा, अकड़पन के साथ एक चीज़ और थी, जिद्दीपना वो बहुत था। उनको समझ में आ गया कि ऐसे नहीं मानने वाला। उन्होंने फाइनेंस का सपोर्ट पूरा खींच लिया। पहले क्या होता था कि मैं ना पापा जी की बाइक लेके चले जाता था प्लान करने के लिए, फॉलोअप लगाने के लिए, तो पापा जी ने जो पेट्रोल डलवाया होता था वो अपन यूज़ कर लेते, अपने पास तो जेब में पैसा देते नहीं थे वो। अब उसके बाद पापा पैसे भी देने को तैयार नहीं, बाइक भी देने को तैयार नहीं। अब प्लान करने जाना है, फॉलोअप करने जाना है, तो छिंदवाड़ा में लोकल में पैदल घूम रहे हैं प्लान करने, फॉलोअप लगाने के लिए। तो मेरी एक साइकिल पड़ी थी मेरे घर में, जो मैंने क्लास 10th-12th के टाइम पे ली थी, वो साइकिल निकाली मैंने वापस, और साइकिल से वर्किंग मैंने चालू की थी छिंदवाड़ा। वो साइकिल अभी भी शायद टीम में किसी बंदे के पास है, आई थिंक हमारी टीम से एक दीपक नाम का बंदा था, उसके पास होगी शायद। तो वो साइकिल से मैंने वर्किंग चालू की। कई बार लोग मेरे से पूछते थे कि यार ये यार तेरी बाइक कहाँ गई। मिलते थे दोस्त यार जिनको प्लान दिखाते थे, उन्हीं में से कोई ना कोई टकराता था। बोले यार गजब है साले, लाखों करोड़ों की बातें करता है, हमने तो सोचा लाखों करोड़ों आएगा कल को, तू साले कार पे पहुंच जाएगा, तू तो साइकिल पहुंच गया, तू तो पैदल पहुंच गया, मजाक उड़ा रहे हो, पैसा अलग नहीं है, बोल किसी सकते नहीं, सेंटर खोल के रखा है, रेंट देने को पैसा नहीं है, अब एडजस्ट कर करके जैसे तैसे चला रहे हैं। घर वाले अलग परेशान हैं, घर वाले अलग टेंशन दे रहे हैं कि तेरे को पढ़ने भेजा है, तू यहाँ कहाँ कंपनी के चक्कर में लगा है। पर फिर भी जैसे तैसे काम करते गए। उसके बाद कुछ चेहरे निकल करके आए, फिर कुछ ज्वाइनिंग्स मिली मेरे को छिंदवाड़ा में। आई थिंक 70-80 प्लान के बाद पहली ज्वाइनिंग मेरे पास छिंदवाड़ा में हुई थी। शुरुआत में जो 2-3 ज्वाइनिंग 4 ज्वाइनिंग हुई, उनमें से कोई नहीं टिका, बाद में टिके लोग, बाद में कुछ लोग आए वो टिके मेरे पास। 4-6 महीने की ये कहानी थी। जैसे तैसे करके कुछ ज्वाइनिंग्स निकली, अब उनके साथ काम चालू किया, उनको थोड़ा सा डुप्लीकेट किया, प्लान फॉलोअप सिखाया। अब अगला चैलेंज आ गया था कि 4th सेमेस्टर के एग्जाम आ गए। तो मैंने सीनियर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसा करता हूँ, करना मुझे ड्यू सॉफ्ट ही है, करियर मुझे इसी में बनाना है। ये बात पता नहीं क्यों सेट हो गई थी दिमाग में, तो मैंने सर इसी में बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ पढ़ाई ड्रॉप कर देता हूँ। तो जिस सीनियर से मैंने बात की थी उसकी बहुत बुरे तरीके से फट गई, मैं सीरियसली बताऊँ। वो बड़ा डरपोक था, वो समझ गया कि साला अगर इसने पढ़ाई छोड़ दिया और उसके बाद इनका ड्यू सॉफ्ट नहीं चला तो ये हमारी छाती में चढ़ के बिल्कुल एकदम
छाती छील देंगे हमारी, ये वाला आलम कर देंगे। तो नहीं 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 अभिनीत जी ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने मेरे को जैसे तैसे समझाया, पढ़ाई ड्रॉप नहीं करनी थी। अपन गए वापस भोपाल, एग्ज़ाम दिए, टीम से कॉलिंग पे लगे रहते थे जब तक जो 2-4 बंदे थे। अब किस्मत देखो, एग्जाम देते देते पता चला कि सेंटर अब बंद हो चुका है हमारा छिंदवाड़ा का, जिसका रेंट में बराबर भर रहा हूँ, लेकिन उसका शटर ना खुलता है ना बंद होता है, वो बंद ही पड़ा है। जो टीम थी उनमें से कई सारे लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कई सारे के सब ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। 2 महीने के अंदर फिर एग्जाम्स की, उस समय हम लोग कहते थे प्रैक्टिकल्स हैं, फिर वाइवाज हैं, फिर एग्जाम से मेन एग्जाम, तो प्रेशर काफ़ी रहता था कॉलेज। और कॉलेज हमारा थोड़ा स्कूल से ज़्यादा बदतर था, संडे का कॉलेज लगाना, प्रैक्टिकल बैक कर देना, ये हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड था, जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ TIT से। अब आलम ये कि नहीं भैया जाना है, वापस टीम उठाना है, तो वापस पहुँचे और वापस पहुँच के टीम उठाना चालू किया। ये 2011 की बात बता रहा हूँ मैं, 2011 में ही मैंने काम चालू किया था, और ये आई थिंक मैं आपको जुलाई अगस्त की समथिंग की बात बता रहा हूँ। फिर वापस काम उठाया। अब वो सेंटर का रेंट भारी पड़ रहा था, तो 500 रुपये कम बजट में फिर अगली जगह मैंने सेंटर ढूंढा, वहाँ सेंटर खोला, शनिचरा बाजार, छिंदवाड़ा का तीसरा सेंटर। वो भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उस सेंटर में सिवाय पीयूष मालवीय की किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद उस सेंटर से पीयूष मालवीय जी की ज्वाइनिंग हुई। अब वहाँ पे हमने सेंटर खोल दिया, वहाँ पे सेंटर चलाया, वापस टीम के बंदों को उठाने की कोशिश की, जितने लोग थे कोई नहीं उठा। अंतिम 1-2 लोग उठे, तो मैंने उन्हीं को पकड़ करके प्लान फॉलोअप चालू कर दी, उनके साथ ही मैं रनिंग करना चालू कर दिया। कोई मतलब नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग का है, कि वो कैश का है, कि किसका है, वो अपनी टीम का बंदा, बेल्ट अपने को खड़ा करना, ये सोच के काम चालू कर दिया। जैसे तैसे करते करते थोड़ा सा काम बढ़ा, कुछ लोग आए, 3-4 महीने के अंदर फिर वापस थोड़ी सी टीम बनी। और टीम बनने का मतलब उस समय स्पीड क्या थी हमारी काम की, महीने की 1 ज्वाइनिंग या 2 ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा का एवरेज नहीं होता था हमारे काम। सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग से हम कोसों दूर थे, मतलब सेमिनार अटेंड करना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, या कुछ भी अटेंड करना है, तो या तो आप गुना जाइए, गुना जाना पड़ता था हमें, गुना जाता था हमें। दूसरा उसके अलावा ट्रेनिंग सेमिनार्स लगते थे अमृतसर में, बड़ौदा में, दिल्ली में। तो दिल्ली तो अपन कभी गए नहीं थे उस टाइम पर, कोई नहीं गया था हमने, तो ज़्यादातर हम गुना जाते थे सेमिनार्स के लिए। तो छिंदवाड़ा से लगभग गुना मेरे ख्याल से 500 600 किलोमीटर, 450-500 किलोमीटर आई थिंक पड़ता है, वहाँ तक जाते थे। 2-3 मतलब एक ट्रेन, फिर उसके बाद बस लेना, वैसे बदल बदल के जाते थे। तो कोई ज़्यादा जाने को तैयार होता नहीं था, क्योंकि कोई फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाता, तो उस समय इतना नॉलेज था नहीं कि हम किसी को मोटिवेट कर पाएँ। फिर भी कर रहे थे, बस लगे हुए थे किसी तरह से काम में। कुछ टीम बनना चालू हुई, कुछ टीम बनी, फिर सेमेस्टर एग्जाम आ गए, फिर सेम रिपीट। तो उस समय मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम सब छोड़ दिया, मैं सिर्फ एग्जाम देने के लिए गया था, मेन एग्जाम। तो 1 महीने लगा मेरे को उसमें, जो 2 महीने का गैप लगता था वो 1 महीने का लगा, लेकिन उसमें फिर टीम डेड हुई। ये जो टीम बनना, फिर डेड होना, फिर बनना, फिर डेड होना, गैप लगने की वजह से ये 4 साल तक चला, जब तक फाइनल नहीं हुआ। ये सब वैसे चलता रहा। 2012 में जब चल रही थी इंजीनियरिंग, उस समय पहली बार एक सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में रविंद्र सर ने सामने से कहा कि अभिनीत ऐसा करो, तुम सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, मैं आके लगाता हूँ। उस समय छिंदवाड़ा में एक दूसरा ग्रुप काम करता था, दूसरी टीम का, DSOP का, उनके साथ हम मीटिंग से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके पास सीनियरिटी थी, उनके पास एम्बेसडर थे, डिप्लोमेट थे, क्राउन एम्बेसडर थे, जो आकर सेमिनार लगा देते थे। और उनकी टोटल गैदरिंग 30-40 लोग की होती थी। तो हम बोलते थे सर 20 बंदे हम भी ले आएंगे, 30 बंदे हम भी ले आएंगे, सर हमको दे दो पास। तो पास देने के लिए मना कर देते थे। फिर हम किसी को फ़ोन लगाते थे इधर से, रविंद्र सर वगैरह को, फिर रविंद्र सर लोग वहाँ से अरेंज करवाते थे उनके सीनियर से बात करके। तो शुरू में छिंदवाड़ा में उनके साथ पार्टिसिपेट करते थे। और ज़िंदगी का पहला सेमिनार छिंदवाड़ा का हमने लगाया, अगस्त 2012 की बात है, इतना मुझे ध्यान है। काम शुरू करने की छिंदवाड़ा के 1.5 साल के बाद पहला सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ हमारा। अब वेन्यू ढूंढने के लिए हम लोग निकले। हमने सर से पूछा, सर सेमिनार एक्सपेंस कितना जाता है, क्या जाता है, तो उसके हिसाब से हमने सब बजट बनाया। तो वेन्यू ढूंढने निकले, तो एक भी होटल वाले के साथ हमारा बजट ही नहीं जमा, क्योंकि कोई 40,000 बता रहा है, कोई 30,000 बता रहा है, कोई 20,000 बता रहा है, कोई 25,000 बता रहा है। हमने बोला भाई इतना तो हमारा टोटल बजट नहीं है जितना तो अकेला हॉल का किराया बता रहा है। वो बच्चा देख के डील कर रहा था, और उसने कहीं ना कहीं भी वैसी बात की थी। फिर जैसे तैसे करके जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, उस स्कूल में एक भवन है, रविंद्र भवन। उस भवन का नाम भी रविंद्र भवन है, हिंदी प्रचारणी समिति का है। वहाँ मैं पहुँचा तो 1600 रुपये उसका किराया, पर्ची कटती थी उसकी, और वो हॉल मिल जाता था। हमने बोला ये सही है, ये एकदम बजट में अपने, 200 लोग की कैपेसिटी है, तो अपन करेंगे गैदरिंग। और 200 लोगों का 300 लोगों का टारगेट लेकर के चले गए, चालू किया था वहाँ। अब गैदरिंग करने की कोशिश की, गैदरिंग ही नहीं हो रही है, पास ही नहीं लग पा रहे हैं, परेशान है, हैरान है। हम सुबह से निकल रहे हैं, रात हो जा रही है, 2-2 बज जा रहा है, मार्केट में लगे हुए हैं, पास ही नहीं हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अंतिम में हमने, मुझे जितना ध्यान है, 80 या 100 के आसपास पास लगाया हमने। बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में हम लगा रहे थे प्रोग्राम।
और लगभग इतनी ही टीम 100 लोगों के आसपास की टीम, कोई भोपाल से, कोई इंदौर से, प्रमोद सर और राहुल सर, जो सीनियरिटी थी हमारी वो वहाँ से टीम को लेकर आए कि गैदरिंग हो, वहाँ क्राउड दिखे। तो वाया ट्रेन वो लोग पहुँचे वहाँ पे, जिंदगी का पहला सेमिनार ऑर्गेनाइज कर थे। कोई ऑर्गेनाइजिंग नहीं आती। मैंने प्रवीण सर लोगों के लिए टिकट लिया ट्रेन का, और टिकट का मैंने फोटो खींच करके उनको भेज दिया मेल पे। व्हाट्सएप तो उस समय था नहीं, तो ईमेल पे कर दिया मैंने। उन्होंने प्रिंट कराई, टीसी को दिखाया, टीसी साहब बोलता भैया पेपर टिकट है, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल तो मेरे पास पड़ा था। वो बेचारे फाइन कटवा के आए वहाँ पे ट्रेन। मुझे कोई आइडिया नहीं था, इतने मतलब भोंदू थे हम, समझता कुछ भी नहीं था, और सिखाने वाला कोई प्रॉपर नहीं था ऐसा जो सिखाए। टिकट का ये हाल। जैसे तैसे करके गैदरिंग हुई, हॉल हमने सब तैयार कर लिया, गैदरिंग कर ली। जैसे ही प्रोग्राम चालू होने वाला है, बिजली बंद। अब भैया वहाँ अंदर प्रोग्राम करना है, बाहर पूरी भीड़ लगी हुई है 200 लोग की। गेट पे खड़े हुए एंट्री पे विजय अनवत सर, जो गेट पास फाड़ रहे हैं, ठीक है। मेरे को करना है प्लान प्रेजेंटेशन। प्रमोद सर 22 बंदे लेकर आ रहे थे बालाघाट से। वो बीच में कहीं पे पुल उल बह गया, तो उस चक्कर में बस उनकी अलग फंसी हुई है। आशीष सर लोग, उस समय सरफराज जी भी एज ए गेस्ट आए थे सेमिनार में, याद होगा आपको। अब वो आलम पहला सेमिनार था इनका। अब आलम ये मतलब कायनात भी इस तरह से हमारी लेने में लगी हुई थी। हम बोलते ना कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के, तो बेटा देता है तो छप्पर फाड़ के, लेकिन लेता है तो फर्श उखाड़ के लेता। वो फर्श उखड़ता था लगा था, मिल तो कुछ रहा नहीं था, बस उखड़ते जा रहा था। तो वहाँ पे आलम ये जैसे तैसे करके सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लोग खड़े हैं, लेकिन हमने एक भी गेस्ट को बाहर से वापस नहीं जाने दिया। मोटिवेशन था साला हमारे अंदर, बहुत ज्यादा जुनून था। 12 बजे का सेशन था वो, 12 बजे का सेशन 2:30 बजे चालू हुआ, और रविंद्र सर के लगातार कॉल आ रहे हैं। अबे लेने आ रहे हो, हम तैयार बैठे हैं। कोई हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्या बोले। बस सर आ रहे हैं सर, 10 मिनट सर, 10 मिनट। घूम रहे हैं बाहर, कहीं जनरेटर ढूंढ रहे हैं, कहीं बिजली लाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस्मत से कि वो सेमिनार मेरे स्कूल में लगा था, मेरे को सब पता था कहाँ मीटर है, कहाँ क्या है। तो वो दरवाजा कटवा के, हमने दरवाजा था उसमें कुंडी थी, उसको कटवाया था, और वायर डालकर फिर वहां से वायर जोड़कर चालू किया ना, तब जाके हमारे प्रोग्राम में बिजली आई। और सब डरते हो रहे चोरी का इल्जाम लगा। मतलब तू टेंशन मतलब, भैया मेरे स्कूल है, मैं पढ़ा हूँ यहाँ से, मैं सब टीचर को पहचानता हूँ, प्रिंसिपल को पहचानता हूँ, मैं सब देख लूंगा। हमने ये नहीं किया कि सीनियरिटी को फोन कर दिया, सर गैदरिंग नहीं हो रही, सर प्रोग्राम नहीं लग रहा, सर वो बिजली नहीं है सर। तब रविंद्र रघुवंशी जो एज ए चीफ गेस्ट आया, वो वहाँ छोड़ के आके यहाँ अरेंजमेंट देखे। पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा आया ही नहीं, ऐसा आया ही नहीं। हमारे दिमाग में यही था कि भैया वो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट आए, उनको चीफ गेस्ट रहने दो और हमको अरेंज करना। सर सॉरी सर, बीच में रोकना चाहूँगा, ये बताना बड़ा जरूरी। उस समय जो दिमाग में आपके टेंशन थी कि आज अगर प्रोग्राम नहीं लगा तो फिर पता नहीं अप्लाई दोबारा अप्लाई डेट देगी नहीं। और जिंदगी में पहली बार ड्यू सॉफ्ट के मेरे करियर में मैं रोया भी था। और हाँ, मैं रोया। टीमें अप्लाई तो समझती नहीं है, पर टेंशन हो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि सीनियर अप्लाई ने डेट दी है, 1.5 साल में पहली डेट मिली है, दोबारा कभी डेट नहीं मिलेगी। और मैं वहां बैठ के सिर्फ इस चीज के लिए रो रहा था, और मेरे को राहुल सर, प्रमोद सर यही बात समझा रहे थे, अबे विनी तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तेरे को प्लान करना है, या आंसू आंसू पोंछ, चल प्रोग्राम करना है अभी अपने पे। उन्होंने जैसे तैसे समझाया, 2:30 बजे बिजली आई, फिर प्रोग्राम चालू हुआ। हमने पूरा प्रोग्राम एज इट इज लगाया 5:30। और किस्मत के बड़े धनी ऊपर वाला, अगर लेने में लगा हुआ था तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ही बड़ा दे रहा था। बारिश के मौसम में सुबह बारिश हुई, लेकिन ट्रेन पहुंची है जब टीम की, उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई। पूरी बेल्ट, पूरे बंदे खड़े हमारे, तो बारिश नहीं हुई। और जैसी हॉल में एंट्री हुई है 2:30 बजे सब लोग की, ताबड़ तोड़ बारिश का। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। 5:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद ही बारिश बंद हुई है, तो कोई बाहर नहीं निकला। अब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया हमारा, और हमने बोला अब तो प्रोग्राम लग गया सर, हमने सेमिनार लगा लिया, अब तो डीडीओ की बारिश हो जाएगी। और इस प्रोग्राम से कितनी डीडी बनी? एक भी नहीं। एक भी एंट्री नहीं आई, क्योंकि हमको पता ही नहीं था फॉलोअप भी लगाना होता है, हमको पता ही नहीं है, जाना भी है, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, पैसा भी निकालना पड़ेगा। ऐसे थे हम ड्यू सॉफ्ट में शुरुआत में। डेडिकेशन फुल हो गई थी सर, लेकिन सर बालाघाट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, छिंदवाड़ा में तीन एंट्री निकली थी सर। अच्छा 3 निकली थी, वो 3 एंट्री तो ऐसे करके काम हुआ। चलो 3 एंट्री सर ने बता दी, 1 एंट्री सरफराज जी की, 4 एंट्री निकली, ठीक है। 200 लोगों की गैदरिंग हुई थी, 4 एंट्री उसमें निकली, है ना। अब ना बहुत चीज़ें भूल सा गया हूँ मैं, कुछ तो स्किप होती जाएंगी, तो बैठे सीनियर से हम बताते जाएंगे, क्योंकि अब इसके आगे की जो पूरी कहानी है, उस समय तक विजय सर भी आ चुके थे, सरफराज जी आ चुके थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके पहले तक की कहानी मेरी, जिसमें इनमें से कोई नहीं आ पाया। अब ये लोग आ गए, अब काम चालू हो गया। 2012 में विजय सर लोगों ने, नहीं 13 में स्टार्टिंग में, जनवरी में इन्होंने ऑफिस खोला, 1 जनवरी को छिंदवाड़ा के अंदर।
और मैं एक प्लान बना चुका था कि यार मेरा ना एक नोड जैसे तैसे चालू हो गया, अब दूसरा नोड मेरे को चालू करना है कि मेरे चेक नहीं बनते थे, मेरे चेक बहुत कम बनते थे एट दैट टाइम। मेरा 1.5 या 2 माइल लगभग हुआ था। तो मैंने सोचा चलो कैश चालू करूंगा अपने, यार कुछ पैसा मेरे को भी आ जाएगा कि एक नोड में भाई हर महीने की 5-7 एंट्री तो चली जाती है, 5-7 दूसरे नोड से जाएंगी, कम से कम एक चेक का महीने का बन जाएगा, तो एवरेज निकालता था मैं कि 5,000 मेरा महीने बनने लग जाएगा। मैं सोच में अब पहुंचे छिंदवाड़ा एग्जाम देने के बाद, तो देखे तो इन लोगों ने ऑफिस खोल लिया। और उसके पहले तक हम लोग भोपाल के ऑफिस बंद कर करके ये बात सीख चुके थे, क्योंकि वहाँ के रेंट ना भर पाने के सब लोग ऑफिस कई बार बंद किए। तो मेरे दिमाग में एक ही डर था, क्योंकि उसके पहले हमारे भोपाल की अभी कुछ घटनाएं जो नहीं बता पाया मैं आप लोगों को। ऑफिस खोलना, ऑफिस का रेंट ना दे पाना, उसके चक्कर में, वो ऑफिस रेंट के जुगाड़ के चक्कर में कर्जा था हमारे ऊपर। उसके पैसे का जुगाड़ के चक्कर में हमने कई बार रूम छोड़े थे अपने, क्योंकि रूम रेंट ना दे पाते थे, हम वो पैसा उठा के हम ऑफिस के रेंट में देते थे, कि हमको अपना ड्यू सौंप बड़ा प्यारा था, उसको किसी भी हाल में बंद नहीं करना था। तो दिमाग में यही चीज़ कि यार ऐसा ही कहीं छिंदवाड़ा में ना हो जाए। तो बोला कैश ऐसे गई, तेल लेने, हटाओ कैश, अभी पहिए जो चल रही है उसको चलाओ, जो कर रहे हैं उनके साथ काम करो। और उसके बाद मुझे अच्छे से ध्यान है सर कि 2013 में जब मेरा फाइनल था, उस साल मेरा 8 सेमेस्टर था, फाइनल ईयर था मेरा, मैंने ना कॉलेज अटेंड किया ना कुछ किया, और मैं छिंदवाड़ा से हिला भी नहीं। वो पूरे 6 महीने में छिंदवाड़ा में ही था। इवन 13 में ही जनवरी लास्ट में हमारी लड़ाई हो गई थी, जिसमें मेरा, विजय सर का और हमारे साथ एक बंदा था, उसका सर भी फूट गया था, और बहुत गंदी लड़ाई हुई थी हमारी। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में बराबर नाम आया, सब कुछ आया, कि तेज तो हम लोग थे ही, फ्रस्ट्रेशन निकालने मिलता नहीं था। किस्मत ऐसी रही कि एक दिन शादी में गए थे टीम के एक बंदे के यहाँ, किसी से बहस हो गई, उसने सोचा साले लड़के लफाड़े हैं, क्योंकि हम लोग ड्रेस कोड में थे भैया, फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के थे, उन्होंने होंगे साले गाँव घेड़े के कोई ऐसे। अब उन्हें लड़ लिए, हम बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वो बेचारे 10-12 लोग, हम 50-60 तो साला शादी के अंदर ही और ऊपर से सबरे लोकल, एक भी आउटर नहीं। फोन करे तो पूरे लोकल की फौज आ गई। अब भैया मैं पहले ही बताया कि पढ़ाई वाला सर्कल अलग था, जो मेरे मोहल्ले का सर्कल था वो अलग था। अब मेरे जैसे मोहल्ले के लड़के आए, पीयूष मालवी के मोहल्ले जैसे लड़के आए, और सर ना फूटे लोगों के, हो ही नहीं सकता था। वो तो पहले, हमको कोई मतलब नहीं तुम्हारी लड़ाई किससे हुई, क्या हुई, कैसे हुई, बस हमको ये बताओ है कौन, क्योंकि हम उसको मारे बगैर नहीं का जुगाड़ हमारा करवा देना। ऐसा सर्कल था। ज्वाइनिंग बराबर नहीं करेंगे, लेकिन तुम बोलोगे तो खड़े तुम्हारे लिए बराबर है। इसलिए आज तक मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा में को जीत नहीं पाया हम, शायद ऐसे भी थे हम। उसका एक ही एडवांटेज मिला, वो सड़े हुए नेचर का, वो सड़े हुए सर्कल। तो 2013 ऐसे गुजरा, फाइनल कंप्लीट हो गया। अब 8 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद टेंशन की अब क्या करूं, क्योंकि अभी तक तो जैसे तैसे फॉर्म भरने के नाम से किसी न किसी नाम से घर से पैसा मिल जाता था। भोपाल में रूम लेकर रखा इस नाम से, पैसा घर से लेते थे लेकिन भरते ड्यू सॉफ्ट में थे, भले भोपाल का रूम तो पहले ही छोड़ दिया था। अब किस नाम से घर से पैसा ले, अब काम चालू करना है। तो प्रमोद सर से मेरी कंसल्टिंग हुई कि यार मेरे को ना मेरा दूसरा नोड चालू करना है, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा कर, तेरे उस नोड से पुष्पेन सिंह बैठा है जबलपुर में। पुष्पेन जी से उस समय तक मेरी ज़्यादा बात नहीं होती, ये मेरे दूसरे नोड में आते थे, मेरी बहुत कम बात होती थी इनके साथ। तो प्रमोद सर ने मुझे बोला तू ऐसा कर, वहाँ सपोर्ट करने के लिए जा। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला कि सर मैं वहाँ जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ, मैं रूम कैसे लूँगा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास तो पहले से ही कर्जा हो गया है, सर मैंने तो यहाँ भी सेंटर खोला था, मैंने तो ये भी किया। पता नहीं क्यों मन में ऐसी कोई बातें आई। चुपचाप उठे, बस पकड़े, पहुंच गए जबलपुर। 2 बार चक्कर मारे, 2 बार चक्कर मारे तो 2-4 एंट्रियाँ निकलने के आसार बढ़ गए, और एक आध एंट्री कंप्लीट हुई। और उस बीच तक फिर हमारे साथ में कुछ कर्जे आ गए। कर्जे और कैसे आ गए, भोपाल बेल्ट में जो हमारी उस नोड के बंदे थे, एक बहुत महानुभाव सीनियर थे हमारे, जो मेरी डाउनलाइन में आते थे, उन्होंने भाई साहब ने 12-15 डीडी का लफड़ा कर दिया। अब लफड़ा कर दिया तो बेल्ट डेड। अब वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन हम तो टिके हैं। अब टिके हैं तो जो आए वो हमसे सवाल करे, सर मेरी एंट्री ग्रीन नहीं हुई, सर मेरी आईडी ग्रीन नहीं हुई, सर मेरा पैसा, सर ऐसा करो हमारा पैसा वापस ही दे दो अगर नहीं करवाना है ज्वाइन। अब उसको क्या बता दूं, अबे तेरा पैसा मेरे पास आया ही नहीं है, मैं तो आज आया हूँ, मैं कहाँ से क्या बता दूं। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने और कर्जाबाड़ी करके उसमें से 2-3 लोगों की आईडी ग्रीन कराई। उतना ही कर पाए थे हम, उससे ऊपर हम जुगाड़ भी नहीं कर पाए थे। बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाए। और कुछ नहीं पता था अपने को, सीनियर से ऐसी कोई, संजय सर तो उस समय तो ग्रुप में आए ही नहीं थे, तो कुछ ही नहीं पता था साइड ट्रांसफरिंग, चैरिटी, फैरिटी, दुनियादारी, ये सब तो समझता ही नहीं था अपने को। अपने को यही पता था अपनी कंपनी, अपनी एमडी है, जो करना अपने को ही करना है, जो प्रॉब्लम अपने को ही फेस करनी है। अब प्रमोद सर से चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को समझाया कि देख जाएगा, नई बेल्ट चालू करेगा, 30-40 हज़ार रुपये का जुगाड़ करके जाना लगेगा, पहले से कर्जा है,
ऊपर से सीनियर ने ये समझा दिया कि 30-40 हज़ार का जुगाड़ करके जाना पड़ेगा तब बेल्ट खड़ी होगी। ये नहीं कि सर वो पैसा कहाँ से करूँगा, ऐसा करो तुम ही कुछ कर्जा दे दो, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड मेरा शुरू से अंतिम तक है। ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन करने से लेकर टिल नाउ मैंने कभी भी ड्यू सॉफ्ट में अपने सीनियर से पैसा नहीं मांगा, ना 50 रुपये के पेट्रोल का, ना रूम के भाड़े का, ना फील्ड वर्किंग का, ना टीम को देने का, ना फॉरेन टूर का, ना पास के पैसे का, कभी नहीं, किसी सीनियर से नहीं और किसी टीम के बंदे से भी नहीं। मैंने टीम को दिया जरूर होगा पैसा, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है मैंने आज तक कभी किसी से पैसा उधार नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, पता नहीं क्यों, हुआ ही नहीं मेरे से। हालांकि मेरे साथ सीनियर में प्रमोद सर, राहुल सर जैसे लोग थे जो मेरे सर्कल के थे और मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने बोलता तो कभी मना नहीं करते, पर नहीं लिया। तो 30-40 हज़ार का जुगाड़ करना था। अब थोड़ा सा कहानी आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आएगी। वो 30-40 हज़ार का जुगाड़ करने के चक्कर में मैंने घर में ये बोला, पापा मुझे ना कैट की कोचिंग करनी है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इंजीनियरिंग की बात। उन्होंने बोला तू इंजीनियरिंग वाला है, गेट कर, एमटेक उससे होता है। मैंने कहा नहीं, मैंने MBA करना है, मेरे को कैट की तैयारी करनी है। कैट की फीस के नाम से मैंने 32,000 रुपये घर से ली, 32,000 रुपये का ब्रोशर भेजा मैंने कैरियर लॉन्चर का जबलपुर का, और मैंने बताया ये फीस है इतनी, तो उसके हिसाब से वो पापा जी भी समझ गए, चलो ठीक है फीस है, चलो पढ़ने के लिए दे दिया। पापा थोड़ा बहुत रहने खाने के लिए भी सपोर्ट कर देना, अब यहाँ रह रहा हूँ तो बोले तेरी कंपनी चल रही है ना, तू वहाँ से कर लेना। मैंने बट जितना हो जाएगा कर लूँगा, लेकिन कर दो। उस नाम से पैसा लिया। मेरे को आज भी ध्यान है, मैं एक क्लास अटेंड करने गया था CL में, कैरियर लॉन्चर में, उसके बाद मैं कभी नहीं गया हूँ। और वो पूरा 32,000 उठाकर अपन ने और काम के लिए उधर से करके पूरा पैसा काम में लगा दिया। और उस समय तक मेरे घर में ना एक सपोर्ट सिस्टम था, मेरे घर में मेरी सिस्टर ज्वाइन नहीं किया था उसने, ड्यू सॉफ्ट में काम नहीं करती थी वो, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा सपोर्ट करती थी मेरे। वो पहली सपोर्टर थी मेरे घर से। शुरू में वो भी नेगेटिव थी, लेकिन एक सेमिनार उसने अटेंड किया था, उसके बाद से वो सपोर्ट करती थी मुझे लगातार। मोरली बोलो, किसी चीज़ से बोलो, जितना उससे हो सकता था वो बराबर मेरा सपोर्ट करती थी। काम आगे बढ़ते गया, जबलपुर चालू करने गया। जबलपुर मेरी एक ऐसी बेल्ट थी जहाँ मैंने शुरू किया था, जिसमें मैंने ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन जिए, स्ट्रगलिंग वाले, चैलेंजेस वाले। और ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरे साथ आ रही थी, पता नहीं क्यों ये समस्याएं मुझे कभी ऐसी लगी नहीं कि समस्याएं हैं। बस मुझे ये दिख रहा था ये चैलेंज है अभिनीत, तेरे को इसको एक्सेप्ट करना है, और इसको एक्सेप्ट करके तेरे को कंप्लीट करना है, तो तू आगे बढ़े, क्योंकि इसके आगे ही तेरा टीम बनेगा, इसके आगे ही तेरा करियर बनेगा। ये पता नहीं क्यों एक अपने आप में ही माइंड सेट था। एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अब कई बार रूम रेंट नहीं है तो रूम चेंज करना है, तो रूम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मकान मालिक को जैसे तैसे पटाया तो भैया ऊपर का रूम छोड़ दिया, एक ही रूम में रहना, उसी में खाना बनाना, उसी में खाना खाना, और उसी के अंदर भैया रात शाम को बिस्तर लगा के सो जाओ, और उसी में ऑफिस चलाना। एक ही कमरा था मेरे पास, उसी कमरे में, और उसके साथ बाथरूम अटैच था। और मेरे उस रूम के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता था मोबाइल में। उस समय डोकोमो की सिम चलती थी, हम रिलायंस चला लेते थे कि भैया जितना बजट में चल जाए। तो ऐसे करते करते कहानी चली आ रही थी। तो उस टाइम आलम ये होता था कि सुबेरे हमारा जो नाश्ता होता था वो होता था कि रात में हम चने फुला देते थे, पुष्पेन जी लाते थे घर से, वो पैसा नहीं देता था, मेरे पास पैसा नहीं था उतना, ठीक है, मैं बाकी चीज़ों का खर्चा देखता था। पुष्पेन सिंह मेरा साथी शुरू से, ये आदमी घर से चावल की बोरी लेके आता था और चने लेकर के आता था घर से, ठीक है, 1-1.5 किलो। तो हम रात में बढ़िया चने फुलाते थे, सुबह उठ के दोनों भाई चने खाते थे। मेरे को अगर ज़्यादा भूख लग गई तो मैं जाकर पास में जाके समोसा खा लेता था और निकल जाता था फील्ड में। और ये आदमी मेरे से बड़े वाला समोसा भी नहीं खाता था, ये साथ में गेस्ट को समोसा खिला देगा, चाय पिला देगा, लेकिन खुद भूखे रहेगा और दिन भर प्लान फॉलो फील्ड में। और मैं बाइक लेकर गया था घर से, और उस बाइक से मैं ग्राउंडिंग करता था। जिसके साथ मैं प्लान फॉलो करता था, जिसको प्लान फॉलो करता था, हर बंदा मेरा मजाक उड़ाता था, क्योंकि वो बाइक काफ़ी पुरानी थी और देख के एकदम गरीबों की समझ में आती थी। और मैं सिर्फ इसलिए चलाता था कि एवरेज वाली थी, और कई बार फिर पेट्रोल के लिए पैसा नहीं होता था, वो बाइक भी अपन रूम पे खड़ी करके बाहर निकलते थे, लिफ्ट मांगते तो निकल जाते थे। काम भरपूर किया, ये चीज़ था ना, कभी इस चीज़ का बहाना बनाया कि यार रहने पैसा नहीं है, खाने पैसा नहीं है, और अपना मस्त जुगाड़ था जबलपुर। मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रैंकली बता रहा हूँ। हालांकि ये मेरी बहुत बेइज्जती वाली चीज़ है जो मैंने की है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप में से किसी का ऐसा बुरा दिन आए या आपको ऐसा करना पड़े, क्योंकि आज की डेट में तो बहुत लोग मुझे बुलाते हैं तो नहीं जाता मैं। लेकिन उस दौरान कई बार पेट की भूख इतनी चढ़ जाती थी सर के ऊपर, इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी सर के ऊपर कि भूखे नहीं रह पाते थे, दिन भर से कुछ खाया नहीं होता था। तो शाम का टाइम है और अगर शादी का सीज़न चल रहा है ना, जबलपुर में गोल बाजार, वहाँ पे ना हमेशा शादी होती है। हम शादियों में बिन बुलाए मेहमान बन के चले जाते हैं और वहाँ जाके खाना खाते हैं। ये आलम था हमारा, लेकिन काम से हम लोगों ने कमी नहीं की। ये दौर भी कुछ दिन चला हमारा। टीम से 1-2 बंदे ज्वाइन हो गए तो हमने बोला, उनको हम ये नहीं बताते थे यार खाने को पैसा नहीं है ना, तो रूम में पैसा है नहीं इसलिए खाना नहीं बना पा रहे हैं। उसको ये बोलते थे यार अभी रात हो गई है, रूम जाएंगे, कहाँ खाना बनाएंगे, तेरे घर में कोई शादी वादी कार्ड होता है तो हम भी चलते हैं साथ में, हम उसके साथ चले जाते हैं। ऐसा करते करते ग्राउंडिंग करते थे। जैसे तैसे करके वहाँ 70-80 ज्वाइनिंग्स निकली।
कुछ काम चालू हुआ, 3-3.5 माइल पहुंच गया मैं 2014 के समथिंग। और उस टाइम तक मेरी पर्सनल लाइफ भी थी। मैं ये चीज़ भी अब आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ भी थी। मैडम के साथ मैं इंगेज था, 12th कंप्लीट हुआ था तब से, ड्यू सॉफ्ट के पहले से। तो हम लोगों की बातचीत होती थी बहुत कम, क्योंकि मैं लगा रहता था काम पर और बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था। कह रहा मतलब आप जब रियली स्ट्रगलिंग वाला करियर हो ना आपका, तो गारंटी मानो आपकी हड्डी दिखनी चाहिए, मांस खत्म हो जाना चाहिए, ये तय है। अगर तभी आप ग्राउंडर हो, नहीं तो हो ही नहीं आप। चेहरे पे आपके क्लियर दिखना चाहिए कि इस आदमी ने पता नहीं कितनी सदियों से खाना नहीं खाया। वो मेरे चेहरे में दिखता था। हाँ, लेकिन ड्रेस कोड बराबर होता था मेरे पास। उसी ड्रेस कोड को साफ सुथरा धुल के बढ़िया प्रेस करके पहन के मैं निकल जाता था। एक आध टाई होती थी, वही टाई लगा रखा था। ऐसे करते करते चलता था। तो मैडम के वहाँ पे शादियों के रिश्ते आने लग गए लगातार। अब ये बता रही है कि शादी का रिश्ता आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है। तो कई बार गुस्से में ना मैं इसको ये बोल देता था, यार देखो आ रहा, तू कर ले यार शादी, मेरे पीछे चक्कर में समय बर्बाद मत कर। नहीं नहीं, तुम मेरे को ऐसा करो, ये फिर मेरे से बोलती थी, तुम मेरे को ना प्याज रोटी खिलाओगे तो भी मैं रखूँगा। मेरा कोई शौक नहीं मिला भाई तेरे को प्याज रोटी खिलाने का। तू ऐसा कर, तू अपने रास्ते चली जा, तेरे लिए एक से एक डॉक्टर और इंजीनियर और पता नहीं किसके प्रोफेसर की किस किस के रिश्ते आते थे इसके लिए, मतलब तू देख ले, मेरे चक्कर में समय बर्बाद मत कर। मैं इसको कई बार ये बोल देता था गुस्से में, नाराज होकर। हालांकि छोड़ना मैं भी नहीं चाहता था इसको, क्योंकि एक ही थी, उसके अलावा अपन ने कभी किसी को पटाया नहीं, किसी की है ना। वो अपन उस टाइप की चिड़िया थे नहीं, थोड़ी देर इस डाल में, फिर थोड़ी देर उस डाल में, थोड़ी देर उस डाल में, वाला आलम था नहीं अपना। अपनी एक ही चिड़िया थी ये, और दूसरी चिड़िया थी ड्यू सॉफ्ट। तीसरी चीज में अपन जाना नहीं चाहते थे। 14 में जैसे तैसे ये हुआ, और उस समय हमने MBA ज्वाइन किया था घर वालों को ये बोलने के लिए कि ताकि वो ये हमारे को प्रेशर ना बनाए कि तू पैसा कमा के लेके आओ। तो उस चक्कर में MBA ज्वाइन कर लिया भोपाल में, और फिर उसके बाद जब जबलपुर में भी मेरा काम नहीं जम पाया, तो फिर मैं भोपाल गया काम करने। जबलपुर में तब मेरे पास 2-3 लोग 4 लोग बस बचे हुए थे, बाकी सब डेड हो चुके थे। भोपाल में जाके काम करने की कोशिश की, 3 महीने मैंने बहुत कोशिश की भोपाल में, काफ़ी प्लान फॉलो किए, नहीं चला मेरा भोपाल में भी काम। मैं हताश निराश था, बैठा था रूम पे, प्रमोद सर अचानक आए, चल चाय पी के आते हैं। अशोक गार्डन में हमारा फ्लैट था, हम लोग वहाँ पर गए चाय पीने के लिए। उन्होंने मेरे को समझाया, उन्होंने बोला एक काम कर, पुष्पेन को तूने सतना भेज दिया है, वहाँ अतुल भी बैठा हुआ है, राघवेंद्र भी है तेरी टीम से, तू ऐसा कर तू वहाँ चले जा। मैंने कहा यार मेरे पास ना जाने के लिए पैसा नहीं है ज़्यादा। बोले जनरल टिकट लेके चले जा। मैंने कहा उसमें जगह कहाँ मिलती है। ऐसे करके हमारा कन्वर्सेशन हुआ, और फिर उसके बाद 10 बजे वहाँ से रिवांचल एक्सप्रेस निकलती है। मैं 7 बजे चला गया था स्टेशन कि सीट मिल जाए मेरे को। मैंने वहाँ से टिकट खरीदी, 175 रुपये की टिकट थी, वो मेरे लिए औकात से ज़्यादा लग रही थी मेरे को। मैंने फिर खरीदी उसको भैया सतना तक की, और बैठ गया मैं। क्योंकि उसके पहले क्या 2-4 बार मैं WT पकड़ा चुका था ट्रेन में, तो बहुत नाटक नौटंकी हुआ, तो बड़ी बेइज्जती सी फील हुई। पैसा नहीं होता था, तो ये भी हमारे साथ घटनाएं हुई थी। तो इस चक्कर में बिना टिकट के चढ़ने में तो बड़ा डर लगता था, वो आज भी डर लगता है। तो मैं चढ़ गया ट्रेन में, पहुँच गया हम सतना। अब पहुँचे, अब कहाँ जाए क्या जाए, पुष्पेन जी को कॉल किया। फिर उसके बाद जैसे तैसे हम गए, हम लोगों ने एक रूम लिया वहाँ पे, रूम सर्च किया, 2200 या 2500 रुपये का, 250 का हमने कुछ रूम लिया था। उसमें मैं, पुष्पेन सर और अतुल सर रहते थे। वो भी सिंगल ही कमरा था, उसी कमरे में हम खाते थे, उसी कमरे में हम बनाते थे, उसी कमरे में बिस्तर था हमारा, और वहीं प्लान फॉलो भी होता था हमारा, सब चीज़ वहीं होता था। और हम लोग का हर जगह यही रिकॉर्ड था, सुबह उठना है, स्नान ध्यान करना है, और तुरंत निकल जाना है फील्ड पे। और हम फील्ड पे निकल जाया करते थे। फिर टीम बनाने की कोशिश चालू, और फिर जबलपुर अप डाउन करता था मैं मीटिंग्स के लिए, या चलो ठीक तुम ग्रुप इकट्ठा कर लो, कोई वीकली मीटिंग लगा देंगे, कुछ कर देंगे। मेरे पास पैसे कम होते थे, कई बार पैसे नहीं होते थे, तो जैसे तैसे करके मैं ट्रेन में धक्के खा के उतरता था। आज भी मेरे को एक घटना बस जबलपुर की बहुत ज़्यादा याद है कि मैं एक मीटिंग लगाने के लिए जबलपुर जा रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ट्रेन में चढ़ा और रिजर्वेशन कोच में चढ़ गया, जनरल का टिकट था, फ्लाइंग स्क्वाड वाला चढ़ गया। तो उसके डर से मैंने गेट को पकड़ के मैं खड़ा हुआ था, और चलती ट्रेन में 120-130 की रफ्तार में थी, और मैं गेट में लटका हुआ था। और उस दिन तो वाकई आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि यार इतने बुरे दिन मेरे, अबे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, घर का इकलौता हूँ, और ऐसा जान हथेली पे लेके काम कर रहा हूँ। ऐसा क्या काम कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग क्वालिफाइड हूँ, डिग्री अच्छी खासी है, घर वाले सपोर्ट करने को तैयार है, बापू मेरे पीछे लगे ही होते थे, तेरी कंपनी उपनी छोड़, तू दिल्ली चले जा, IAS की तैयारी कर ले, जितना पैसा लगेगा मैं लगा दूंगा, तू कहाँ कंपनी के चक्कर में पड़ा है। और सिर्फ एक ही चीज, चूंकि मेरे को करना है, तो हालात कितने ही बुरे रहे, भले खाने को ना रहे, कुछ ना रहे, लेकिन साला करूंगा तो मैं ड्यू सॉफ्ट। ये चीज दिमाग में सेट थी। ऐसा नहीं कि घर वाले पैसे सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, ड्यू सॉफ्ट में पैसे के लोग सपोर्ट करने को तैयार नहीं, ये मेरे घर का आलम है। तो कर रहा था मैं काम जैसे तैसे कर। फिर 2015 में घटना हुई, हमारे जो इन लॉ हैं, मैडम के पापा जी वो एक्सपायर हो गए, और तब इसने पहली बार मेरे से बोला
यार मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पापा जी हैं नहीं अब, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरहूम पिताजी की मैं इज्जत बर्बाद करूँ। तब पहली बार इसको मनाने के चक्कर में मैं पचमढ़ी आया था 2015 में। और मेरा सग्गा साथी हमेशा का और मेरा वो सपोर्टिंग सिस्टम दो ही थे, एक प्रमोद सिंह और दूसरा वो मेरी सिस्टर। तो उन दोनों को ही लेकर आया था मैं। तो हम लोग पहली बार यहाँ पचमढ़ी आए, इसको मैंने मनाया। मैंने कहा देख मैं कुछ भी करता हूँ, कैसे भी मैं काम खड़ा कर लूँगा, लेकिन ऐसी बातें मत कर। हम लोगों ने अगर लाइफ साथ में बिताने का सोचा तो हम साथ में रहेंगे, मुझे काम करने दे। फिर उसके बाद वापस कम बैक टू पवेलियन। 6 महीने 1 साल तक हमारी मुलाकात नहीं होती थी, है ना, ये रियलिटी है। बैठिए पीछे, पूछ सकते हो आप। और ये जो दिन में रात भर सोना जानू बाबू चलता है ना, अपना नहीं चलता था, अपना काम चलता था सर। इवनिंग टाइम के बाद या तो सीनियरिटी से लगे या तो टीम के साथ लगे। 2015 में ऐसी चीज़। अब इसके बाद 2015 में अगले चैलेंजेस क्या आए? चैलेंजेस ये आए, अब टीम में सवाल उठने लग गए मेरी आइडेंटिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि टीम के लेवल मेरे से ज़्यादा हो गए, लोगों के माइल्स मेरे से ज़्यादा हो गए थे। विजय सर का कैप हिट हो चुका था, प्रियंक जी का कैप हिट हो चुका था, पीयूष जी का कैप हिट हो चुका था, प्रमोद सर का कैप हिट हो चुका था, राहुल सर का कैप हिट हो चुका था, और मेरे चेक का भी पता नहीं था ढंग से कि मेरा चेक कितना बनेगा। अब एक आइडेंटिटी वाली बात थी। और टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे मेरी, जिनको मैं लीड करता था, जिनके पीछे मैं समय लगाता था, वो खुद ये सोचने लग गए हम करते हैं इसलिए तो अभिनीत साहू कमाता है, हम ही तो एंट्री भेजते हैं, बाकी भेजता कौन है। बराबर चेक उनको पता होता था कि अभिनीत का इतना का बन रहा है, तो वो ऐसे कैलकुलेट करते थे कितने का चेक बना है, 3000 का। हाँ, इस हफ्ते में 3 एंट्री भेजा था, उसी से तो बना होगा, क्योंकि मैं कैश नोट में आता हूँ। अब इस टाइप की चीज़ है। फिर सीनियरिटी से सवाल, हम बोले सर अब तो साख पे सवाल उठ गई, इज्जत भी तो कुछ बचने दो। काम अलग कर रहा हूँ, घर की अलग सुन रहा हूँ, पैसा है नहीं, कर्जा अलग हो गया, कर्जा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि कर्जा चालू हुआ था 1000-2000 से, बढ़ते 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 लाखों में जाते जा रहा था। और उसके ऊपर से सर अब तो साख में भी सवाल उठ गया, तो इमेज भी नहीं बची है, क्या किया जाए। और प्रमोद सर ने एक ही चीज़ बोला, यार दोबारा कोशिश कर, इमेज बनानी पड़ेगी, नई बेल्टें तैयार कर। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसी चक्कर में मैंने सतना बेल्ट और पिपरिया बेल्ट 2 जगह चक्कर लगाने चालू किया। पिपरिया में मेरे पास 2 बंदे थे उस समय, उन 2 बंदों के पीछे पिपरिया तक जाता था। और सतना 5 दिन सतना काम करना है, सैटरडे संडे मुझे पिपरिया जाना है। सुबह लेता था मैं संघमित्रा एक्सप्रेस, 2-3 ट्रेनें चलती थी, उसमें चढ़ता था मैं, वही जनरल का टिकट, स्लीपर कोच में घुसना, आप टीसी को जैसे 50 रुपये दे के पटाना, नहीं पटा तो चुपचाप वापस जाओ, जनरल कोच में घुस जाओ, धक्के खा के आना, रात भर कई बार वहीं स्टेशन में सो जाना, स्टेशन में ही इंतजार करना। कई बार आलम ये हुआ गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गए, स्टॉपेज पिपरिया है ही नहीं, तो सीधे पहुंच गए भैया टारसी, फिर टारसी से वापस आना, और फिर यहाँ के बंदों को उठाना पिपरिया में। 2 ही बंदे थे मेरे पास, ज़्यादा बंदे नहीं थे, 2 बंदों के लिए आता था मैं यहाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ी टीम बन गई थी या मैंने किसी को टारगेट, तू ऐसा अगर बंदे इकट्ठे कर, मैं आऊँगा सेमिनार लगाऊंगा कि मैं स्टार बन गया। मेरा 5 माइल था उस समय, 2015 की बात है, 5-5.5 माइल पे था। बस मेहनत कर रहे थे, बेल्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे करते करते 2015 निकल गया। फिर 2016 आया। 2016 को फिर सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगा 8 जनवरी 2016। अगला हमारे पास प्रोग्राम था एमडी सर का छिंदवाड़ा में। एमडी सर का प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने उनको कार में, नहीं ये 2016 की, 2017 की घटना है, सॉरी थोड़ा सा मैं आगे आ गया। 2016 आया तो 2016 में काम बढ़ नहीं पा रहा था, फिर भी मैं लगा हुआ था अपनी बेल्टें तैयार करने, कभी जबलपुर, कभी सतना, कभी पिपरिया। अगर मेरे पास कहीं की एक लिंक भी आ जाए तो मैं वहाँ दौड़ने को तैयार, और लगा रहता था मैं कहीं ना कहीं से अपना काम उठाने के लिए। 16 ऐसे निकलते गया, तो लगभग मेरे ख्याल से अप्रैल या मई के आसपास काम ने रनिंग पकड़ ली और वीकली चेक बनने लग गया था मेरा। और अप्रैल के समथिंग राहुल सर और प्रमोद सर लोगों ने कार ली, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मेरा बैठने का मन नहीं किया इनके साथ कार में। ये लेकर गए मेरे को शोरूम, हमने कार ली, क्योंकि सर्कल वाले थे साथ वाले। इनकी कार हुई, कार उठी, इनकी कार की पूजा भी मेरे घर में, पर पता नहीं क्यों मेरा ना फोटो खिंचवाने का मन तक नहीं कर रहा था उस कार के साथ। मतलब हीन भावना सी पैदा हो गई थी मेरे अंदर। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार साथ वाले हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, तो मेरे को ना इनके साथ बराबरी से खड़े होने का अधिकार नहीं। इसलिए नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं, इसलिए क्योंकि लेवल इनका बहुत ज़्यादा हो गया। तो दिमाग में ये चीज़ थी, और बातों बातों मैंने अपने पापा से बोल दिया, मैंने पापा अपन भी ना कार लेंगे। पापा जी ने मेरे तुरंत बोल दिया कि अगर ठीक है तू चलाना सीख ले, ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरा वीकली चेक बनना चालू है अप्रैल में। जैसे तैसे वीकली ग्रोथ पकड़ी, तो मैंने पापा को पटाया, मैंने कहा पापा मेरे पास इतने पैसे हैं, अपन कार ले लेते हैं। और जून में हमने कार ली, 15 जून में हमने कार ले ली। काम बढ़ ही रहा था और फिर बढ़ने लग गया था काम, मतलब उस समय मेरी मंथली इनकम 30,000 से 40,000 पहुंच गई थी। वीकली चेक बन ही जाता था, कई बार वीक के 2 चेक बन जाते। ऐसे करते करते काम बढ़ना चालू है। अब काम थोड़ा सा बढ़ा ही था,
अगली घटना है, जिस बेल्ट से मुझे ग्रोथ मिलती थी, सिवनी बेल्ट उस समय चालू हुई थी, सिवनी बेल्ट से मुझे ग्रोथ मिलती थी, उस बेल्ट में जम के हो गई अखबारबाजी। राहुल सर और प्रमोद सर का प्रोग्राम था और उसी डेट में, सेम डेट में छिंदवाड़ा में मेरा ट्रेनिंग सेशन था, जहाँ विजय सर, मैं, पीयूष सर हम लोग थे। तो अखबार वाले आ गए, एबीवीपी एनएसयूआई वाले आ गए, लोगों ने घेर लिया प्रमोद सर, राहुल सर को। सर लोगों ने जैसे तैसे बात संभाली, 100 डायल हमने पहुंचवाई और ये लोग 100 डायल लेकर के थाने पहुंचे। खबर मुझे मिली, पीयूष सर को मिली, विजय सर को मिली। पीयूष सर हमसे पहले निकल गए, विजय सर हम फिर प्रियंक की अपाचे उठाई हमने। और मुझे ध्यान है, आज तक मैं विजय सर के साथ हम कई बार बाइक में घूमे, लेकिन वो पहली बार ही ऐसा था कि 120 और 130 की स्पीड में बाइक चल रही थी हमारी छिंदवाड़ा से सिवनी, और विदिन 40 मिनट्स हम 70 किलोमीटर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद एक ही चीज़, सबसे पहले मैंने अंदर जाकर के ना बहस की थी, वहाँ एक कांस्टेबल था, उसके साथ किस बेस में बैठा के रखा है इन लोगों को तुमने, हुआ क्या है तुम। उस कांस्टेबल से मेरी बहस हुई, मतलब मैं प्रेस से हूँ, मेरे से बात करो, इनको निकालो, मैं बैठूंगा यहाँ। उस दिन भी एक ही चीज़ थी, मेरा सीनियर मेरे होते हुए यहाँ बैठा तो बैठा कैसे साला, और मेरे होते उसको बिठाया कैसे ये। और वहाँ पे फिर जैसे तैसे बात हुई, अंतिम में नाइट में मैंने ही सिग्नेचर करके उनको निकाला था, मुझे आज भी ध्यान है। अपना आधार कार्ड दिया, बोले नहीं कल इनको लेके आना पड़ेगा, और सब ले आएंगे, मैटर कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है, तेरे को रखना है आधार कार्ड रख, लेकिन निकलने दे यहाँ से। और वहाँ से फिर जैसे तैसे निकले हम। दूसरे दिन गए, कुछ नहीं किया उन्होंने, पुलिस वालों ने पेपर वर्क लिया हमसे। दूसरे दिन हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट जमा किए, उन्होंने बोला एक जानकारी का लेटर हमको बना दो। पहली बार जिंदगी में ड्यू सॉफ्ट के नाम का जानकारी का लेटर बनाकर दिया हम, तब तक हमको कुछ नहीं पता था ये कुछ। लेटर दिया, लेटर देकर बाहर हो गया, कोई फर्क नहीं। उसके बाद पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला, और हमको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ इससे कुछ होता है। पर टीम में गजब की निगेटिविटी आ गई, वहाँ का ग्रुप बैठने लग गया। अब जैसे तैसे करके एक तो ग्रुप बैठ रहा है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, अपन तो बड़े वाले, अपन जाके संभाल लेंगे, टीम उठा लेंगे। और ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जैसे तैसे वहाँ का मैटर निपटा के, सब कुछ करवा के, जानकारी का लेटर बना के, सील साइन करा के, टीम के हाथ में पकड़ाए, घर पहुँचे। दूसरे दिन सुबह पापा को हार्ट अटैक आ गया, बकरीद का दिन। पिताजी को हार्ट अटैक आया, पीयूष जी को फ़ोन किया, साथ में हम लेकर के गए नागपुर, पापा का ट्रीटमेंट करवाया। वो 2 दिन में बहुत मेंटली, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैंने सोचा यार मैं कैसे क्या करूँगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था। मैं फिजिकली प्रेजेंट उस समय भी, उसके पहले भी और उसके बाद भी बहुत से मैटर हुए, लेकिन टीम में डेड नहीं हो पाई, क्योंकि मैं स्टैंड था वहाँ। लेकिन इस समय मैं स्टैंड नहीं था, काम खत्म। उधर दूसरी तरफ सतना बेल्ट में अपने फ़ोन किए तो पता चला वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ जम के बाढ़ आ गई है। तो वहाँ भी कोई प्लान फॉलोअप नहीं चल रहा है। जो 30,000 40,000 की इनकम थी 2016, 6.5 साल ड्यू सॉफ्ट में हो गए। 2010 28 जनवरी 2010 की ज्वाइनिंग, 6.5 साल के बाद चेक बनना फिर से बंद, कार की किस्त भरनी, घर वालों को समझा के लिए थे किस्त हम भरेंगे, किस तरह से दिलवा दो, इतना पैसा हम दे रहे हैं। अब वहाँ पे आलम ये 2 महीने तक जा नहीं पा रहे। फिर जैसे तैसे करके वापस 2 महीने के बाद जब पापा जी वापस क्योर हो गए, उन्होंने ऑफिस जाना चालू कर दिया। टीम से कॉलिंग में रेगुलर मेरी बात होती थी। मैंने टीम को पकड़ के रखा हुआ था, फिजिकली प्रेजेंट नहीं था मैं टीम के बीच। नुकसान हुआ, टीम बैठ गई, वापस गया, फिर वापस टीम उठाई। 6.5 7 साल तक टीम बनाना मिटना, लोगों का जाना आना, यही चलते रहा। फिर वापस टीम उठाई धीरे धीरे, लेकिन टीम ना रनिंग में आ गई, ग्रोथ नहीं थी मेरे पास। मतलब मैं महीने के 1 या 2 चेक का मोहताज बन गया था पैसे। भोपाल में राहुल सर, प्रमोद सर के पास गया मैं दिसंबर में। राहुल सर हम लोग गए, एमपी नगर, ऐसी कुछ हमारी चर्चा होने लगी। देखा यार राहुल, मुझे एक बात बता, ऐसे अगर मेरा चलता रहा, घर वाले कल को चढ़ जाए मेरे ऊपर, घर से मेरे को निकाल दे, मैं रहूँगा कहाँ, मैं खाऊँगा क्या। बहुत मतलब अभी तो बड़ा हंसते मुस्कुराते बोल रहा हूँ, उस समय बड़ा इमोशनल के शब्द थे मेरे पास। और राहुल ने मेरे से बोला कि अब तू इतना टेंशन क्यों लेता है बे, मैं हूँ ना यहाँ पे, हम रखेंगे तुमको, तुम हमारे साथ रहना, हमारे साथ खाना। ये बात प्रमोद राहुल सर ने मुझे बोली। फिर भी मैंने ना इसलिए पैसा मांगा था ना कुछ मांगा था, बस मोरल सपोर्ट किया था मेरे को, मैं डीमोरलाइज हो गया। फिर जैसे तैसे हम लोग गए। 31 दिसंबर 2016 मेरी ड्यू सॉफ्ट की लाइफ का दूसरा ऐसा टाइम जब बातचीत करते करते मैं इमोशनल हो गया, दोबारा मैं रोने लग गया बातें करते। और मैं एक ही चीज़ बोल रहा था, यार परिवार ने उम्मीदें लगा रखी है, टीम ने भी उम्मीदें लगा रखी है, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा काम बढ़ नहीं रहा है। मैं तुम लोगों को सेमिनार के लिए बुलवाता हूँ, क्योंकि राहुल से, प्रमोद सर का उस समय लेवल ऐसा था कि ये लोग डिप्लोमेट और एम्बेसडर बन गए। तो मैंने इनसे एक चीज़ सिंपल सी बोली कि यार मैं ना तुम लोगों को सेमिनार के लिए बुलवाता हूँ, मैं ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पाता ना, तो मुझे शर्म आती है तुम्हें बुलवाने में। मैं तुम्हारा एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे शर्म आती है। तुम बाकी जगह जाते हो, बड़े होटलों में जाकर खाना खाते हो, और मैं तुम्हें लोकल में कहीं पे ले जाकर या अपने रूम पे ले जाकर खाना खिलाता हूँ, मुझे शर्म आती है।
तो मैं इसलिए तुम लोगों को बुलवाने में ना हिचकता हूँ, क्योंकि मैं इनकी डेट्स नहीं ले रहा था सेमिनार से। मेरे मेरे से बार बार बोला था तुम लोग तू डेट क्यों नहीं ले रहा। मैंने उस दिन खुलकर ये बताया और बहुत हताश, बहुत निराश, एकदम रो रहा था मैं। और तब भी दोनों का एक ही कहना था, गाली गलौज हुई हम लोगों के बीच, इन्होंने गालियाँ दे के मेरे को समझाया दोस्ती यारी में। अबे तू रो रहा है और तेरे और हमारे बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, तू सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद हमको मिला, इतना टेंशन मत ले, हम खड़े हैं तेरे साथ और हम करेंगे साथ में काम, और तू ये टेंशन मत ले, ये तेरा काम जब खड़ा होगा ना तो सब देखेंगे। ये एक लाइन उन्होंने मुझे बोली और काफ़ी सी हमारी और बातें हुई। और उसके बाद दूसरे दिन अपन फिर उठे, निकल गए छिंदवाड़ा और जाके फिर काम चालू, फिर अमरवाड़ा बेल्ट चालू की मैंने। छिंदवाड़ा के पास एक तहसील पड़ती है, वहाँ जाके प्लान फॉलोअप चालू, वहाँ से लगभग मैंने 15-18 पास लगाए। 8 जनवरी 2017 अगला प्रोग्राम रविंद्र से MD सर का। सुबह सुबह सारे लोगों को लेने के लिए गया जिनके पास लगाए थे, खुद ग्राउंड पे जा जाके पास लगाए थे, एक भी बंदा आने को तैयार नहीं। फिर हताश निराश जैसे तैसे गए, सेमिनार अटेंड किए। सेमिनार अटेंड करने के बाद MD सर को बिठाए कार में, लेकर गए होटल तक छोड़ने के लिए। उन्होंने पूछा भाई क्या नाम है आपका, कहाँ से रहने वाले हो, क्या लेवल है आपका। मैंने बताया सर अभी 9वां माइल चल रहा है सर। कितने साल हो गए सर, 6.5 ईयर हुए, 7th ईयर चल रहा है। तुम्हें नहीं लगता विनीत जी 7 साल में तुम्हारा लेवल बड़ा कम है। मैंने सर को बड़े प्यार से जवाब दिया, सर मैंने ना एक नोड में काम किया तो एक नोड का बिजनेस जम गया, दूसरी नोड अभी जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधे सीधे MD सर ने बोल दिया झूठ बोलता है तू। MD सर वैसे भी सीधे साठ बात करते हैं ना, घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। सीधा उन्होंने बोल दिया झूठ बोलता है तू, साले मेहनत नहीं किया होगा, मेहनत करता तो लेवल ज़्यादा होता। तो अकेला नहीं है जो ड्यू सॉफ्ट कर रहा है, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल हैं। फिर साथ पे सवाल उठ गया, तो यार हद है, कोई साला मेहनत का कोई कदर ही नहीं है। आदमी मर रहा है, जी रहा है, कर्जा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस लगा हुआ है, लेकिन साला कोई कदर ही नहीं है। फिर जाके वापस आने वाला। लेकिन ये चीज़ें थी कि सबसे चैलेंजेस के रूप में दिमाग में आती है। एक ही चीज़ दिमाग में कि साला और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, किसी को तो दिखेगा, लेवल लेके आएंगे तब तो दिखेगा, और पोलाइटनेस आ जाएगी जुबान में तब तो दिखेगा, पेमेंट बढ़ेंगे तब तो दिखेगा। और प्रमोद सर अक्सर बोलते हैं कि हर व्यक्ति की ड्यू सॉफ्ट लाइफ में कोई एक साल ऐसा आता है जो आपका टर्निंग ईयर होता है। वो टर्निंग ईयर था मेरा 2017 अप्रैल के समथिंग। मेरा काम आ गया, बहुत अच्छा रनिंग, और मेरी जो इनकम थी वो 40 प्लस जाने लगी, 40-45। कैप के लिए ID लॉक करवाई, जुलाई में पहली कैप मारी, फिर दूसरी कैप मारी मैंने अक्टूबर के समथिंग। मुझे आज भी ध्यान है, पहली कैप 11 हफ्ते में लगी थी, दूसरी कैप 7 हफ्ते में लगी, अच्छे से ध्यान है। इतने मेरी कैप लगी। अक्टूबर के समथिंग हम लोग गोवा गए थे, गोवा पे ट्रिप में ही थे हम लोग, और गोवा ट्रिप के टाइम में मेरा डिप्लोमेट कंप्लीट हो गया। मतलब जनवरी 2017 90 माइल पे था मैं, और अक्टूबर 2017 में 25 माइल फिनिश हो गए थे, मतलब लगभग 16 माइल उठाए थे। इसके बाद रनिंग पकड़ ली काम, और उसके बाद आराम ध्यान और किनारे कर दिया। मेहनत इसके पहले भी करते थे, लेकिन अब एक चीज़ समझ में आई कि यार बड़ी शिद्दत से बड़ी मेहनत के बाद 7 साल के बाद काम खड़ा होना चालू है, 7.5 साल के बाद, तो इस बार काम नहीं गिरने देना। तो किसी भी हाल में मक्कारी नहीं, और घर नहीं जाते थे अब और नहीं जाएंगे, छुट्टी नहीं मारते तो और नहीं मारेंगे, पहले एक टीम के बीच में रहते तो अब और टीम के बीच में रहेंगे। कार उठाई निकल गए तो जहाँ नहीं वहाँ चक्कर। कहीं पर अगर 4 बंदों की भी मेरी टीम बनी है, 2 लोगों ने भी ज्वाइन किया, मैं खुद पर्सनली मिलने पहुँच जाता था। लेवल क्या सब तेल लेने, कहा का पोस्चर मेंटेन किनारे करो भैया, 7.5 साल के बाद तो काम चालू हुआ है, काहे को दिमाग लगाना ज़्यादा। तो डिप्लोमेट लेवल पे मेरा 80,000 से 1 लाख के बीच बनता था उस टाइम, और फिर मेरा काम मैंने गिरने नहीं दिया किसी भी तरह से, जहाँ जहाँ ऑप्शन आए वहाँ वहाँ रनिंग मारते गया। 6 या 7 महीने मेरा एम्बेसडर कंप्लीट हुआ था, मुझे अभी भी ध्यान है, 6 या 8 महीने के अंदर, 6 या 8 महीने लगभग लगे थे। और इतना स्पीड में वो एम्बेसडर लेवल कंप्लीट किया था कि इनकम मोर देन 1 लाख जाती थी, 1.25 लाख 1.5 लाख के समथिंग भी चली जाती थी। और मॉरिशस टूर उस समय कंपनी ने निकाला था, उसमें टॉप अर्नर में मेरा नाम आ गया। मुझे आज भी ध्यान है 6 लाख के आसपास मैंने कमाया था विद इन 4 मंथ, मतलब 1.5 लाख मंथली की इनकम गई थी। वो हुआ 2018 में, 2018 आ गया था। इसी 2018 में समथिंग अक्टूबर के आसपास प्रमोद सर और राहुल सर के साथ चर्चा हुई, यार हम लोगों ने फ्लैट देखे हुए, डुप्लेक्स देखे हैं, हम लोग ले रहे हैं, तू भी साथ में ले ले। भोपाल में डुप्लेक्स बुक किया, बुकिंग कर दी, लेकिन मेरे को एक दूसरा टेंशन ये था कि यार इसका पैसा भी पे करना है, और मैं उतना नहीं कमाता हूँ, क्योंकि सर लोग की बात अलग है, मेरी बात अलग है। ये लोग 100 माइल से ऊपर है, अभी अपन 50वें माइल पहुँचे, और पैसा देना है अगले को, 20 लाख रुपए देना है, 20 लाख का ही लोन हो रहा है। अब दिमाग में टेंशन थी, काम करने के लिए गए थे, बुकिंग जैसे तैसे करवाई, उधर अगला फ़ोन आता है शैलेंद्र भाई का, हमारे शैलेंद्र ठाकुर जी का, सर कैसे हो, ठीक तो हो।
अबे ठीक हो, अच्छा खासा बैठा हूँ यहाँ पे, ITR निकलवा रहा हूँ, क्या हो गया सर? वो न्यूज़ आई सर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बोले यार मैं भोपाल में हूँ, गाड़ी मेरी सतना में खड़ी, कहाँ का एक्सीडेंट हो गया? उन्हें फोटो भेजा, देखा साला गाड़ी का नंबर अपना ही है, बराबर ड्यूस ऑफ लिखा है मेरी गाड़ी के पीछे। फोन किए तो पता चला हमारी टीम के एक भाई साहब ने ले जा करके कार उठा करके ले जाके किसी को ठोक दी, और गाड़ी खड़ी है थाने में, 100 डायल ने उनका भी 100 ग्राम बांट दिया और गाड़ी भी लेके चली गई। यहाँ घर की बुकिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह ये कांड हो रहा है। जैसे तैसे रात में ट्रेन पकड़े, फिर पहुंचे सुबह, गए हफ्ते भर में गाड़ी छुड़वाए, जैसे तैसे वो मैटर शांत की। गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा था, इतना ज्यादा आ रहा था उस बंदे के ऊपर जिसने मेरी टीम से किया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ना इसको सोटू साले तबीयत से मारो। पर पता नहीं वो TS सर से जब से बात होती है ना, तब से गुस्सा पीना सिखा दिया हमें। वो बोलते हैं अक्सर मेरे से, अभी भी सर से बात हो रही थी, आधे घंटे चर्चा, उन्होंने एक ही चीज बोली है कि अभी नहीं, मरना हो ना एक बार जहर पीना पड़ता है, और जीना हो तो साला डेली जहर पीना पड़ता है। तो ये आदत डाल। मैंने इसको कुछ नहीं बोला, हमने गाड़ी बनवाई, सब कुछ करवाया, एक हफ्ते लगभग हमारे को लगा, और अगले 6 महीने के बाद 2019 नहीं, अगले 6 महीने के बाद इनका काम आगे बढ़ा, और रिसेंटली लास्ट ईयर इन्होंने डिप्लोमेट किया। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर अतुल कुमार वर्मा। यही भाई साहब हमारी गाड़ी लेकर गए थे, इनको डांटे नहीं, फटकारे नहीं, डेड नहीं किए, तो बाद में डिप्लोमेट बन गए। अब उस दिन अगर डांट दिए होते, फटकार दिए होते, डेड कर दिए होते, तो फिर तो काम ही हो गया होता। ऐसी कई बार कई सारी घटना है जिसके चक्कर में टीम को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, लेकर चले। और क्या गुस्सा करने की आदत है तो कई बार गलती से हो ही जाता है। हालांकि कोशिश करता हूँ अपने आप को आज भी कंट्रोल करने की, बदलाव में लगा हुआ हूँ। 2018 में ये चीज़ हुई, उसी बीच में 2-3 बार फॉरेन टूर मिले मुझे, फॉरेन टूर्स में गए, विदेश गए। विदेश जाने के बाद पता नहीं कौन क्या देखता है, कितने एंजॉय करते हैं लोग। मेरा ना वहाँ पे जाने के बाद ना माइंड बड़ा ब्रॉड हुआ। फर्स्ट टाइम जब थाईलैंड गए थे तो मैं एक चीज़ देखकर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट था कि यहाँ पे लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेडी वर्कर्स ज़्यादा हैं, और लोग यहाँ पर ज़्यादा शर्म नहीं करते हैं किसी भी काम को करने में। कोई भी काम कर रहा है, रेडी लगाए, रेडी लगा के बेच रहे हैं, बढ़िया बिंदास काम कर रहे हैं, और आराम से, मतलब सुबह से निकले काम पे, लोग टिफिन लेकर गए हैं, दोपहर में बैठकर टिफिन खा रहे हैं, वहीं खाना खाए और लगे काम। मैंने कहा साला इस लेवल पे लोग विदेश में तक इतना काम करते हैं और हम बड़ा शर्माते हैं, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम वहाँ नहीं खाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे करते करते लगातार और मेहनत चालू हो गई, चैलेंजेस लगातार चालू थे। फिर एक और नया चैलेंज आया हमारे घर में। हमने चर्चा की कि मैडम के साथ हमारा अफेयर है और हमें शादी करनी है, और घर में हमारे तांडव चालू हो गए। मेंटल प्रेशर अति से ज़्यादा, घर में रोना गाना, डांटना फटकारना, सब कुछ जो जो जनरली होता है ना किसी लव मैरिज में, वो सब कुछ चालू था हमारे घर में, और टोटली निगेटिविटी। और घर का एक ही सपोर्टिंग सिस्टम शुरू से, हमारी सिस्टर, ये बड़ा फेवर लगती थी। मैं चूंकि घर में नहीं रहता था, मैं तो पूरे टाइम काम में रहता था, टीम के बीच में रहता था, तो मेरे हिस्से का सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर मेरे घर का किसी ने वियर किया तो मेरी सिस्टर ने किया। ये मेरे हिस्से का पूरा गुस्सा सहन करती थी, इसको पूरा गुस्सा सुनने मिलता था मेरा। 4 साल लगा घर को कन्विंस करने में, 4 साल फॉलोअप लगा है घर में। 2019 लास्ट में घर वाले माने, फिर उसके बाद हमारा जो भी है थोड़ा बहुत रस्म कि भैया हाँ चलो शादी करवा देंगे तुम्हारी, और उसके बाद तैयारी हो गई। 2020 में हमारी शादी हुई, और शादी की डेट निकली है ना, तो उस समय पहले तक तो साला बाकी लोग असर डालते थे, बाकी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। अभी अगला चैलेंज आया था कोविड। 4 मई की शादी निकली थी, शादी कार्ड छपवाने 20 मार्च को जबलपुर में थी, 22 मार्च से जनता कर्फ्यू, और फिर लॉकडाउन चालू। या आलम, फिर जैसे तैसे करके हमारी मैरिज भी हुई। मेरी पूरी कहानी में आपको क्यों बताया पता है? 2019 में, हाँ 2019 में 7 जुलाई 2019 100 माइल हुआ था मेरा। इस टाइम पे 100 माइल हो गया था, 30 लाख टोटल आ गए। फिर 2019 में टारगेट लिया था कि 2020 में जुलाई तक में क्राउन एम्बेसडर कंप्लीट करना है, जो अभी लेवल है मेरा, उस लेवल को कंप्लीट करने का टारगेट मैंने जुलाई 2020 का लिया था। जो भी अप डाउन आए, सारी चीज़ें आई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अभी अप्रैल चल रहा है। मतलब 7 महीने एक्स्ट्रा लगे हैं लेवल कंप्लीट करने में, टारगेट बनाने के बाद। अगर टारगेट नहीं बनाया होता तो शायद इतने साल में भी नहीं हो पाता। और अभी ये क्राउन एम्बेसडर का लेवल हुआ। इन सब चीज़ों के बीच में ना एक ही चीज़ है कॉमन, प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ आ रही है तो हमारे साथ नहीं आई, या आप कोई चीज़ फेस कर रहे हो तो हमारे साथ नहीं हो रही है। ये 11 साल की अगर पूरी कहानी सुनाने जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगता है भी आज का पूरा दिन लग जाएगा। बहुत सी चीज़ें कोशिश की स्किप करके, जो मेन चीज़ें मुझे लगी कि बतानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें मैंने आप लोग से डिस्क्राइब की है। पर इन 250 माइल के लिए ना मुझे इतना समझता है कि जितनी मेरी कुव्वत थी, जितना मैं कर सकता था, मैंने उससे ज़्यादा किया। मैंने अपनी औकात से ज़्यादा करने की कोशिश की है।
क्योंकि मैं जिस तरह की फैमिली से हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी मेहनत करने की। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, भूखा पेट रहने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कमरे के किराए के लिए यहाँ रहने की। मेरी फैमिली बैकग्राउंड में इतना ज़रूर था, बड़ा ज़्यादा ही लाड़ में सड़ा के रखा है मम्मी ने मेरी, ठीक है, बड़ा ज़्यादा ही प्यार करती हैं। वनती में पॉजिटिव भी मेरा घर ड्यू शॉप से मेरी माँ के चक्कर में हुआ है, क्योंकि उनको मैंने इमोशनल कर दिया था, उनको मैंने अपने हालात बता दिए थे कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, भूखे पेट रहना पड़ता है। वो तो पापा जी के ऊपर चढ़ गई थी कि एक ही तो लड़का है, उसको जो करना कर लेने दो, अब ठीक है तुम्हारे हिसाब से नहीं कर रहा नौकरी की तैयारी, अगर उसको ड्यू शॉप करना ड्यू शॉप करने दो, पर कम से कम उसको इतना पैसा दे दिया करो कि रह खा ले। ये आलम था बहुत, लेकिन लगे रहे। और पापा जी मेरे एक चीज़ में बड़े अच्छे थे, वो प्रोफेशनली बड़ा सपोर्ट करते थे। जब मम्मी कई बार कमज़ोर कर देती थी कि यार नहीं ये मेहनत कर रहा है, ये दुबला पतला हो गया होगा, पापा एक चीज़ बोलते थे, तो मेहनत करने का समय, अभी मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेगा, अभी तो मेहनत कर लेने दो, अभी इस उम्र में नहीं करेगा, जिंदगी भर के बैठा के खिलाओगी। तो ऐसे रोल हर किसी का है मेरी लाइफ में। मैं एक चीज़ मानता हूँ, मेरे पापा का भी है, मेरी मम्मी का भी है, मेरी सिस्टर का है, ठीक है, अभी हमारी मैरिज हो गई है, आपकी भाभी का भी है, मेरे सीनियर अप्लाइंस का भी है, मेरे टीम लीडर्स का भी है। और जर्नी लगातार चालू है, चैलेंजेस लगातार लिए हैं, चैलेंजेस लेना कभी छोड़ा नहीं है, स्ट्रगल में पीछे हटे नहीं है। आज भी इस कोविड के दौरान भी अगर ज़रूरत पड़ी है तो बस का सफ़र करने में भी नहीं सोचा, ये नहीं बोला है टीम को कि नहीं कोविड चल रहा है मैं बस से सफ़र नहीं करूँगा। आज भी अगर मेरे को कोई ऑटो में चलने बोले मैं चल लेता हूँ, आज भी मुझे कोई बाइक में बैठाए मैं बैठ लेता हूँ। शर्म नहीं है मेरे अंदर इस टाइप की। अगर बात काम की है, काम के लिए जो ज़रूरी है वो मैंने किया और आगे भी करूँगा, ये तय है। आगे के लेवल का टारगेट लेकर बैठा हूँ कि भाई अगर अभी अप्रैल में मेरा 2021 में क्राउन एम्बेसडर कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में जुलाई 2022 तक में मैं अपना ज्वेल कंप्लीट करूँ, ये मेरा टारगेट है नेक्स्ट। ये मैं अपना टारगेट बनाकर बैठा हुआ और लगा हूँ उसके चक्कर में पूरी तरीके से। देखो चैलेंजेस बंद नहीं होने वाले, आप एक चैलेंज कंप्लीट करोगे अगला चैलेंज आ जाएगा, अगला चैलेंज कंप्लीट करोगे अगला चैलेंज आ जाएगा, टास्क आपको लगातार मिलते जाएंगे। मैं टास्क ओरिएंटेड बंदा हूँ। मैं प्रमोद सर से कई बार ना चिढ़ भी जाता हूँ, जब भी भाई साहब से मिलो ये एक नया टास्क पकड़ा देते हैं, पर वो टास्क ही है जो यहाँ तक लेकर आए हैं। अगर उनके पकड़ाए हुए टास्क में सोचने लग जाऊँ ना कि यार जब मिलता हूँ काम पकड़ा देता है तो इसलिए मैं इनसे मिलता ही नहीं, तो शायद मैं आज इस लेवल पे नहीं हूँ। राहुल सर जब भी मुझे मिलते थे वो मोरल सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा देते थे, अगर उनका मोरल सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरे को लाइफ में मेरे परिवार के अलावा सबसे ज़्यादा किसी ने डांटा है तो रविंद्र सर ने डांटा, बहुत डांट खाई है मैंने सर से, बहुत डांट। और गुरुजी भी कल ये बात बोल रहे थे, बोले विनीत मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने पूरे ग्रुप में जितना तेरे को डांटा होगा शायद किसी को नहीं डांटा होगा। और मैंने सर की बात हमेशा सुनी है। आप पूछ सकते हैं गुरुजी से कि मैंने कभी सर को पलट के जवाब नहीं दिया है कि सर आपने मेरे को डांट क्यों दिया, मेरी तो गलती नहीं थी, मेरा तो ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। अगर उन्होंने कोई भी चीज़ मुझे बोली है तो एक ही चीज़ दिमाग में रही है, सर ने बोला है ना तो सुनना है, समझना है, मानना है और चेंज करना है अपने आप को। तो कंटिन्यूसली चेंज करते हैं और चेंजेस लगातार चालू है। चैलेंजेस लेने की कोशिश की है, अपने आप में बदलाव लगातार लेकर के आया हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं करी, पैसा जहाँ खर्चने की जरूरत पड़ी है हर जगह खर्च किया है, चाहे कर्जा लेना पड़ा कुछ करना पड़ा, अगर टीम के लिए काम के लिए ज़रूरी है तो मैंने लिया है और उसका रिजल्ट है आज मेरे पास। आज 75 लाख रुपीज़ का स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट इतना एग्जैक्ट आया है, डी से ज़्यादा आया, रॉयल्टी वगैरह मिला लूँ क्योंकि 250 माइल पे 75 लाख होता है और रॉयल्टी जब से 1250 की टीम हुई है तब से मिल रही है, 2017 से मिल रही है। तो वो और अगर इंसेंटिव जोड़ दूँ मैं परफॉर्मेंस का तो आई थिंक 80 लाख के अप्रॉक्स मैंने कमाया हुआ है ड्यू शॉप से नेट। और मुझे अभी भी ध्यान है मैंने 3 लाख रुपए की इसमें से अलग एफडी की हुई है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि अगर किसी वजह से ऊपर वाला फिर से ज़मीन उखाड़ने पे आ जाए और फिर से लेने पे आ जाए तो उस दिन मेरे को किसी से कर्जा ना लेना पड़े, मैं अपने 3 लाख रुपए खर्च करके फिर अपने दम पे काम खड़ा कर लूँगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर मैं वापस काम खड़ा कर लूँगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और ये मैक्सिमम है। हालांकि जब भी काम गिरता है अपने तो 2-4-5 काउंसलिंग और 2-3 सेमिनार लगा दो, महीने 3 महीने में काम उठ जाता है वापस। लॉकडाउन इसका सबसे बड़ा सबूत है ना। लॉकडाउन के बाद सिर्फ आपका ग्रोथ नहीं गिरा था भाई साहब, अपना भी चेक आ गया था 7,000 पे, है ना। जहाँ चेक बनता था 40,000 50,000 30,000 एक फाइल से नीचे नहीं जाता था, एक हफ्ते का जो मिनिमम चेक था वो 7,000 का बना था। लेकिन जब वापस टीम उठानी चालू की है, काम उठाना चालू किया है तो 4.5 लाख रुपए तक टच किया है ड्यू शॉप में इसी लॉकडाउन के दौरान। ये आलम तक रहा है काम। ये जो आज आप लेवल देख रहे हो ये एक दिन में नहीं है, 11 साल की अंधाधुंध वाली मेहनत है। आपको ना पहले तो मानना पड़ेगा कि मेरे को ड्यू सॉफ्ट ही करना है और मेरे को करना है भाई, मेरे को करना है।
ये जो घूम फिर के हर बात अपलाइन पे टाल देते हैं, डाउनलाइन पे टाल देते हैं, मार्केट पे टाल देते हैं। सर वो मार्केट ही ऐसा, हम क्या करें? सर वो टीम सुनती ही नहीं है तो हम ऐसा क्या करें? सर वो अपलाइन तो मेरा साथ ही नहीं देती है, क्या करूँ? सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं होता, मैं क्या करूँ? अगर मैं भी 11 साल ये सब बहाने बनाते बैठा होता ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 11 सालों में मैं साल का 1 माइल का मेरा ग्रोथ था, उसी ग्रोथ पे होता अभी भी मैं। बड़ी मुश्किल से खींचतान के 1 माइल उठता, आधा माइल उठता है ना, और काम बढ़ा ना तो सब अपने आप सुधर गया। जहाँ लोग साख पे सवाल करते थे, साख अपने आप सुधर गई, साख बना ली हमने। वो लोग जिन्हें ये लगता था कि उनके करने की वजह से कमा रहे हैं, उनको अपने आप इतनी समझ में आ गई कि हमारे करने से ये कमा रहा हो ना कमा रहा हो ये नहीं पता भाई साहब, लेकिन ये अगर हमको छोड़ देगा ना तो साला हमारी कमाई जरूर बंद हो जाएगी। ये अपने आप अकल ठिकाने आ गई, अच्छी होगी। तो ये टाइम के साथ होगा। हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। ये जो बोलकर हम जुबान खराब कर लेते हैं ना, कमेंट करके जुबान खराब कर लेते हैं, किसी का ईगो हर्ट कर लेते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, वो आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। वक्त का इंतजार करो। सीनियरिटी आपसे एक बात हमेशा बोलती होगी, मैंने भी अपनी टीम में कई बार यह बात बोली है, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, इंतजार करो, समय के साथ मिलेगा। बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यहाँ तक आए हो, बहुत से सवाल जो शुरू में किए जवाब नहीं मिल पाए, आज मिले होंगे। यस सर। आज फिर से करोगे तो आगे फिर मिलेंगे जवाब, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। और ये सोचकर कि नहीं जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है, सर अभी मेरे को जवाब चाहिए खड़े पे, तब जब तक नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक मैं अगला स्टेप नहीं उठाऊंगा। अगर इस सोच में जियोगे तो कभी काम ना कर पाओगे। क्योंकि अगर ये सोच लो दिमाग में कि साला जब तक सारे सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाएंगे तब तक घर से निकलूंगा ही नहीं, कभी निकल पाओगे? नो भैया एक सिग्नल ग्रीन होता है, अगला रेड हो जाता है। यस सर। उसके ग्रीन होने का इंतजार करोगे, अगला फिर रेड हो जाता है, कभी घर से निकल ही ना पाओगे। तो बहाने बनाने की बजाय, समस्याओं का रोने की बजाय, कहानियां सुनाने की बजाय, शिकायतें करने की बजाय जिम्मेदारी लेना चालू कर दीजिए और खुद के ऊपर जिम्मेदारी लीजिए। और आज से ये दिमाग से निकाल देना कि मेरा लेवल क्या है। पहली बेल्ट चालू की थी तब कोर लेवल पे था, दूसरी बेल्ट चालू करने गई थी तब करने गया था प्रिविलेज लेवल पे था, स्टार पे भी नहीं था। तीसरी बेल्ट चालू की थी तब स्टार लेवल पे गया था। और कोर लेवल से ही ये रिकॉर्ड है मेरा। मैंने कभी किसी सीनियर से ये नहीं बोला होगा अपने कि सर आओ मेरे लिए प्लान करो, सर आओ मेरे लिए फॉलोअप लगाओ। मेरा तो एक ही चीज़ हिसाब किताब है, सर बंदे इकट्ठे करता हूँ, आप आओ